He's going. कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इतने दिनों से लगे हुए हैं अब तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। यार लाइफ बिल्कुल इस पेड़ की तरह है। ये बंदा जब इसको काटने बैठा हो, कितना विशाल पेड़ है ना ये लगा रहा पर लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एक हथौड़ी मारते ही ये पेड़ जो है वो नीचे गिर गया। पर लेकिन क्या उस एक हथौड़ी ने इस पेड़ को तोड़ा? क्या इस एक मारने इस पेड़ को तोड़ा? नहीं। वो जो पूरा इसने इसको लग के काटा है, पूरी जड़ तक इसको ख़त्म किया है, उसने इस पेड़ को तोड़ा। तो इसलिए ज़िंदगी भी ऐसी है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने डिसिप्लिन के साथ में। जो कर रहे हो ना बस वो करते रहो, मतलब जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना बस वो फॉलो करते रहो। जो रिजल्ट आएगा ना वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, सरप्राइज हो जाएंगे आप भी और आपके आसपास रहने वाले लोग भी। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों सुबह में जब जोश हाई रहता है ना, ये पूरे दिन के लिए पेट्रोल बन जाता है आप लोगों की गाड़ी को आगे चलाने के लिए। तो सुबह सुबह ना जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। और जो अभी वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाई है उसके बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा अभी मैं आगे। पहले एक बार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा इसी से रिलेटेड बात पूछी गई है और जो सबको शायद ये प्रॉब्लम फेस होती होगी। बात करूंगा अभी। आज है 15 नवंबर। बहुत ही शानदार आज का ये और प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, जिसको हम लोग INA बोलते हैं और बड़े ही प्यार से हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट किस लिए? क्योंकि सब कुछ है इसके अंदर जो आप लोगों को चाहिए एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप लोगों के लिए इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर राइटिंग होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी। उसी के साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर जो वोकेबलरीज वगैरह होगी, एक CSAT का क्वेश्चन भी होगा, मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी होगी। तो यानी कि जो आप लोगों को चाहिए एक एग्जाम के लिए वो सब कुछ रहेगा। वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंदी नहीं बोलूंगा, प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा इसलिए आप लोग पेशेंस बना के रखा कीजिए ताकि एंड तक का टिक पाएं। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो एंड तक टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। तो पेशेंस आप लोगों को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बड़ी ही शानदार और प्यारी सी बात यहाँ पर बोली गई है और ये ज़िंदगी में अंदर तक उतारो इसको तो समझोगे। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं और करते उनको ये लगता है कि भाई साहब एकदम तुरंत से स्पाइडरमैन बन जाए, मतलब यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ। ऐसे नहीं हुआ करता। ये ना आप लोगों को आराम आराम से चीज़ें सीखनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है कि मैं सीख सकता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत डालो, उसको रिपीट करते रहो। आप लोग वो चीज़ आराम से आप लोग सीख जाओगे। जैसे कि लिखना, कई सारे बच्चे कहते हैं सर लिख नहीं पाते हैं, कैसे लिखें, दिन फॉलो नहीं कर पाते, कैसे फॉलो करें। तो जब आप लोग काम को करना स्टार्ट करोगे ना तो आप लोग चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्टार्टिंग में मुझे रास्ते याद नहीं रहा करते थे, यानी कि कहाँ से निकल गया कहाँ पहुँच गया। पर लेकिन फिर बाइक चलाना स्टार्ट की, बाइक के बाद में गाड़ी चलाना स्टार्ट की, तो फिर चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि नहीं रहोगे तो कब पूछते रहोगे, या फिर गूगल फॉलो करो, पता चला किस दिन इंटरनेट नहीं है। तो आप लोगों को कुछ ना चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी। जैसे जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ने बैठते हो तो सारी डेट नहीं रटनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट रटनी होती है। रटनी भी नहीं बल्कि वो तो पढ़ना स्टार्ट करोगे वो याद हो जाएंगी, इतनी बार रिपीट होती है इंपॉर्टेंट इवेंट। जिंदगी में इंपॉर्टेंट इवेंट जब याद रखोगे तो उसके साथ में फिर कनेक्शन बन जाता है। और वो कैसे होगा? वो यहां से निकल कर आएगा। बोला गया कि अनुमान गलत हो सकता है। आप लोगों ने अनुमान लगा लिया, ठीक है यार जिंदगी ऐसी होगी, नहीं। आप लोग अनुमान नहीं, अनुभव के बेस पर आप लोग काम करना पड़ेगा कि अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि अनुभव क्या होता है, आप लोग उस फेज से गुजर चुके होते हैं और कुछ सीख कर आगे आते हैं। तो हमेशा अनुमान से ज़्यादा बेहतर अनुभव होता है, यानी कि एक्सपीरियंस। आप लोगों ने एक बार लिखना स्टार्ट किया, आप लोगों को पता चलेगा अच्छा लिखते टाइम थॉट ही नहीं आता है, ऐसा कैसे चलेगा? तो आप लोगों ने क्या किया, पहले उस चीज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट किया जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिससे आप लोगों की दिनचर्या हो गई। ऐसा नहीं पहले दिन ही आप लोगों ने बैठ के चेतन भगत बनना है। ठीक है, पहले आप लोगों ने अपनी दिनचर्या लिखो, कॉपी में दिनचर्या लिखना स्टार्ट करोगे तो थॉट आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, फिर आराम आराम से छोटे छोटे टॉपिक चूज करो, पहले 4-5 लाइन लिखो, फिर 5-10 लाइन लिखो और ये प्रोसीजर जो है चलने दो। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, पर चलने तो दो से 10-15 दिन चलने दो। 10-15 दिन के बाद में आप लोगों का माइंड जो है उसको अडेप्ट करने लगेगा। आप लोग अपने दिमाग को कुछ ऐसी चीज़ देने जा रहे हो जिसने कभी की नहीं है, और की भी है तो पहले आनंद फानंद में की है। अब आप लोगों को लग रहा है यूपीएससी के लिए करनी है, प्रेशर इतना बना लिया दिमाग पे कि यूपीएससी। ओ भाई साहब, इस प्रेशर को पहले साइड में रखो और बड़े ही इजी वे में आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। और ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी की है, ये चीज़ें आप लोगों ने 10th 12th में, ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में, बीटेक में या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी की है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, हाँ थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करनी है। अब बस इतना सा तो काम है।
इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो, जिंदगी आसान लगने लगेगी। अनुमान जो है वो हमेशा मन की कल्पना होती है, सोच लिया ठीक है ऐसा हो सकता है, पर अनुभव जो होता है ना वो जीवन की सीख होती है। और अनुभव ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने ही जीवन का अनुभव रखें, दूसरे के जीवन से भी आप लोग सीख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई ना कोई ऑटोबायोग्राफी जो है आप लोग पढ़ते रहा करो, उससे आप लोग के एक सामने वाले के इंसान की जिंदगी से सीखने का बहुत मौका मिलेगा। अच्छा, आज तक जिंदगी में कितनी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी है? हाँ, ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, किसी एक का नाम लिख दो जरा नीचे, तो देखो कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पढ़ना स्टार्ट करोगे ना आप लोगों को जिंदगी जीने के तरीके आ जाएंगे। अब्राहम लिंकन साहब की उठा के किताब पढ़ना एक बार, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बार गिरने के बाद में भी इंसान जो है वो उठकर चलता है यार। मतलब एक तरीके से द हद, एक तरीके से इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आप लोग आएगी। एपीजे अब्दुल कलाम सर से रिलेटेड किताबें पढ़ लो आप लोग, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, आप लोगों को लगेगा यार ऐसा इंसान जिसके बारे में मतलब क्या ही बोला जाए, वो इंसान आज की डेट में इस मुकाम पर है कि उनको हम लोग हर मुकाम पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन किया है उन लोगों ने, इसलिए उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, और ये कैसे आएगा, ये आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अभी यहाँ पर ये कमेंट मुझे बड़ा प्यारा लगा, इन्होंने बोला कि सर मान लो 5 दिन बैठकर पढ़ाई कर ली, 1 या 2 दिन पढ़ाई नहीं की तो अंदर से डिमोटिवेशन फील होने लगता है, इसका रीजन क्या है? अच्छा, कितनों के साथ में ये होता है पहले तो ये बताओ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, आप लोग हर एक चीज से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं ना कि ये करना ही करना है, और इतना टाइट शेड्यूल उसको फिट कर देंगे जिसकी कुछ हद नहीं है। पूरे दिन में भी आप लोग अगर मान लीजिए 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उस 8 घंटे के बीच में कोशिश करो कि हर 1 घंटे के बीच में 10 मिनट का आप लोगों को बेसिकली क्या होना चाहिए, आप लोगों को गैप होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब 8 घंटे हैं, पर इन रियलिटी ये 8 घंटे की जगह 9 घंटे 20 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि हर घंटे के बीच में जब 10 मिनट का आप लोग गैप दोगे, वो आप लोगों के माइंड को रिफ्रेश करता रहेगा। आप लोग उसको टाइट कर करना रस्सी को इतना तोड़ने के मूड में रहते हो कि स्टार्टिंग में कहानी खत्म हो जाती है। थोड़ा इजी पीजी फील करो, ऐसा लगे कि हाँ जिंदगी चल रही है और मजे में इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस तरीके से अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ, आज का दिन आ गया, आज का लेक्चर आ गया। आप लोग ठीक बताओ, ये जो लेक्चर चलता है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर लेक्चर का पता भी नहीं चलता है, और कई सारे रोते रहते हैं सर लेक्चर इतना लंबा क्यों हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या आप लोग खुद देखिए। जिनको ये लगता है कि लेक्चर इतना लंबा हो गया, उनको मतलब वो पता है ऐसा लगता है कि वो भाई साहब बिल्कुल 1-1 मिनट दिन की ऐसे यूज कर रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि बस पता नहीं क्या ही निकाल ले कहां से, और एक ऐसे है कि हम मजे में लेक्चर पढ़ लिया, अपना याद रह गया। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कुछ पढ़ने बैठे, उनको ऐसा लगा कि यार हाँ ठीक है आज कुछ आओ सुन लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इंसान को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है, मतलब आज का दिन मान लीजिए कहीं चला गया, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, सो रहे थे पूरे दिन, कुछ तो प्रोडक्टिव काम किया होगा, उससे पॉजिटिव एनर्जी लो कि हाँ ये आज पॉजिटिव चीज होगी, आज ये सीख लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग सीखने के फेज में रहो, ना कि आप लोगों को ये लगे कि दिन बर्बाद हो गया। दिन बर्बाद ने पढ़ाई नहीं की तो दिन बर्बाद थोड़ी ना होता है। ऐसे क्यों देख रहे हो उसको कि हाँ पढ़ाई नहीं की तो बस दिन बर्बाद हो गया। उसको नेगेटिव सेंस में मत लेकर जाओ, कुछ और क्या होगा, कुछ तो सीखा होगा ना पूरे दिन में, या बिल्कुल ही बस एक तरीके से बस हाँ सोते ही रहे पूरे दिन, और सोते भी रहे तो वो भी एक अच्छी चीज है। आप लोग हो सकता है थके हुए काफी, आप लोगों ने आज रिकवर कर लिया, अगले दिन से बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर लो। तो 365 दिन कोई नहीं पढ़ सकता। अगर कोई कहता है पढ़ सकता है तो भाई साहब दरादर सरासर झूठ बोल रहा है वो इंसान। तो आप लोग अगर किसी दिन नहीं होता है तो अगले दिन अपने आप को रिकवर करो और फिर से लग जाओ। इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो डीमोटिवेट फील नहीं करना है, जो काम आप लोगों ने कर लिया उसको अचीवमेंट के तौर पर लेकर वहां से मोटिवेशन फील करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये सबकी जिंदगी में आता है, हर एक इंसान की जिंदगी में आता है। आपको क्या लग रहा है मैं इतना मोटिवेशन आप लोगों को यहाँ पर आकर सुबह सुबह सुना रहा हूँ, या इतनी सारी चीजें मेरी जिंदगी में बैकग्राउंड में सब अच्छी चल रही हैं। भाई साहब कई बार ऐसा होता है जिंदगी, ऐसा लगता है कि क्या गर्त में चली गई यार, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार पूरे दिन में। पर लेकिन बैठ के उनके बारे में सोचा जाता है, सोल्व किया जाता है, क्या क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं वो देखा जा सकता है, और फिर बैठ के फिर से लग जाओ अपना। ये पैटर्न समझ लो अगर जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हो जिंदगी को। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर होगी। किस किस ने अपना शेड्यूल बना लिया है आप लोग ये बताइएगा, और कौन कौन सही टाइम पर जो डिसाइड किया था उसी टाइम पर उठे हो, और किस किस ने एक्सरसाइज कर लिए। ये देखो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी चीजों को यहाँ पर लेकर चलोगे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बीच में ब्रेकफास्ट और सेल्फ टॉक भी हो रही है। ठीक है, आप लोग सोचिए, आप लोगों को थोड़ा सा ना रेस्ट वाला आप लोगों को थोड़ा सा देना पड़ेगा। यहाँ पर रेस्ट एंड पूजा बड़ा सिस्टमेटिक लगा मुझे। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर, तो अपने टाइम को खुद से पता होना चाहिए कैसे कैसे आप लोगों को यूटिलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि ये तो वास्तव में यार मतलब एक चीज इन्होंने फॉलो नहीं की, बाकी सब पर टिक लगा दिया कर। सबके बस की बात नहीं होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 1-2 लगाकर ऐसा लगता है छोड़ो यार क्या हो गया।
तो ये एक डिसिप्लिन होता है, इसको जिंदगी में लेकर आओ। जो आप लोगों ने आज की टू डू लिस्ट बनाई है ना, उस पर शाम को बैठकर देखो कितने टिक लग चुके हैं। आप लोगों को वहां से जो मजा आएगा ना, कोई चीज मजा नहीं देने वाली है, ये आप लोगों को जो मजा देगी। तो इसलिए कहता हूं इन चीजों को फॉलो करो और फिर रिजल्ट देखो, मजा आएगा यार, रियलिटी में मजा आएगा। करके तो देखो, ऐसे ही बस सोचने लगते हो नहीं रहा यार, कैसे होगा ये वो सब, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। इंपॉर्टेंट डे का मैं इसको टॉपिक बोलूंगा एक तरीके से, ये थोड़ा सा टाइम भी लूंगा मैं आप लोगों को बताने में। आज की डेट में किसी पर्टिकुलर इंसान को भगवान पता है कब बोला जाता है? उस इंसान को भगवान तब बोला जाता है वो जो बहुत मास स्केल पर उस पर्टिकुलर सोसाइटी में इंपैक्ट डाल दे, जहां पर लोगों को जरा सी भी संभावना ही नहीं थी कि उनकी जिंदगी थोड़ी इंप्रूव होगी, ठीक है। आप लोगों ने अभी मूवी देखी केजीएफ में जो बंदा जाता है ना कोलार की जो उस खान के अंदर में जाता है, लोगों ने सोचा नहीं था कि वो यहां से निकल पाएंगे, लोगों ने सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी इंप्रूव हो पाएगी, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि वो लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे किसी भी तरीके से। उनको लग रहा था कि ऐसे ही कटने वाली है और सबने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर जैसे ही रॉकी भाई जाते हैं वहां पर, तो सबको थोड़ी सी आस लगने लगती है। वही इस तरीके की कई सारी आज जो है हमारी कंट्री में कई सारे फ्रीडम जो फाइटर थे उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को दी गई है। इसीलिए उन्होंने इस लेवल पर आज दी है कि लोगों ने भगवान मान लिया। तो भगवान क्या है? एक तरह का होप ही तो है। जब लगे कि जिंदगी बर्बाद हो रही है, हे भगवान बचा ले, हे अल्लाह बचा ले, हे गॉड बचा ले, तो ये क्या है? एक तरह की आशा है कि हाँ कोई तो है जो हमको बचाने आएगा। तो सेम काम जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि दी गई है, क्योंकि इन्होंने जो उस टाइम पर काम किया है वो आज की डेट में आप लोग उसको एक तरीके से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब उस टाइम पर एक ट्राइबल कम्युनिटी से आए हुए इंसान के द्वारा चीज़ों को इस लेवल पर अंडरस्टैंड करना और फिर चीज़ों को आगे लेकर चलना। तो 15 नवंबर जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और ये पूरा का पूरा टॉपिक है। याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और ये मुंडा ट्राइब से आते थे, ठीक है। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेनली अगर ध्यान रखना है तो झारखंड आप लोग रख सकते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर थे। एक्चुअली अंग्रेज क्या थे? वो बड़े ही शातिर खिलाड़ी थे। वो हमारे साथ में हर एक लेवल पर खेल रहे थे। मतलब वो इंसान की एजुकेशन को बर्बाद कर रहे थे, इंसान के रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे थे, अपने रिलीजन में उनको बना रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि ये देखने में तो इंडियन लगे पर अंदर से ये पूरे जो है अंग्रेज निकले। ये ऐसी हरकतें वो करने की कोशिश कर रहे थे। उनको गलत आदतें, इनके मदिरापान, वो सब चीजें, इस तरीके की भी आदतें बहुत ज्यादा लगी रहती थी ट्राइबल कम्युनिटी को। इन्होंने एक एक पैटर्न को समझा, उसको एक तरीके से सही पैटर्न में लेकर चला गया इनके द्वारा, तो तब चीजें सुधरी। यहां पर इन्होंने खुद का रिलीजन तक चला दिया, जिसको बेसिकली बिरसायत बोला गया, BIRSAIT, यानी कि जो भी यहां पर क्रिश्चियनिटी में उनको चेंज किया जा रहा था बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी को, तो इन्होंने बोला कि उनके धर्म में नहीं, अपना धर्म ये, अपना धर्म फॉलो करो। तो इनके द्वारा वो काम किया गया। इन्होंने जिस तरीके से लोगों को चेंज किया, उनकी लाइफ में जो जो चेंज लेकर आए, सबसे बड़ी बात इन्होंने की कि लोगों के जो इन्होंने आदतें सुधारी। मतलब एक तरीके से आप लोगों को ना एक जो आज के डेट में जो कोई पिए पड़ा है, इस तरीके से नहीं, उल्टी सीधी आदतों में पड़ा है, मतलब ऐसे मैं बोलूँ ना कि सुबह टाइम पर उठ जाओ, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से डिसिप्लिन वाली बात होती है। तो ये वो डिसिप्लिन लोगों की लाइफ में लेकर आए। जब लोगों को लगने लगा वाओ यार, इससे तो लाइफ इंप्रूव हो रही है और लाइफ आगे बढ़ रही है, तो यहाँ से जो है लोगों को आशा की किरणें जगनी स्टार्ट हो गई। तो इनके द्वारा काफी शानदार तरीके से लोगों की जिंदगी को जो है वो चेंज किया गया। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यार, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारी और भी चीजें हैं, किसी दिन टॉपिक आएगा तो और डिटेल में इनके बारे में जब पढ़ाऊंगा ना, तब आप लोग देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को सुन के। और ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर आ रहे हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग इसी राज्य से आते हैं जहां से आते हैं, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पता होना चाहिए, मतलब टॉपिक है पूरा, ना कि एक डे, ओके। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। काफी बड़े सोशल रिफॉर्मर थे और आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में। बहुत सारी भारत रत्न मिले हैं, उन पर्सनैलिटी को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, तो देखता हूं कौन इनके बारे में बताता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बताना है, देखता हूं कौन कौन सही बताता है। और फीडबैक जरूर दिया करो यार, लेक्चर जैसा भी लगता है आप लोगों को, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि इससे जो है मुझे पता चलता है और यूट्यूब को भी पता चलता है कि ये लेक्चर कैसा है, ठीक है। आप लोग अपना भी एनालिसिस करते हो ना शाम को कि हाँ कैसा रहा आज का दिन, ऐसे ही लेक्चर का एनालिसिस किया करो। आप लोग अगर 5 में से मार्क्स देना चाहोगे तो कितने मार्क्स दोगे, या 10 में से, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, अपने आप को भी ऐसे ही मार्क्स दिया करो। इससे आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आप लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हो, ओके। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे पर्सनली लगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो शायद आंसर कोई दे ना पाए। रीजन क्या है? रीजन आप लोगों को थोड़ा सा जब ऐसे आ जाते हैं अपवाद टाइप के, एक्सेप्शन टाइप के आ जाते हैं
कि सोचा कुछ और था, निकल कुछ और गया। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ से निकल कर आने वाली है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर बोला गया है एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस स्टेज 2, ये यहाँ पर निकल कर आया है। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये इनिशिएटिव किसका है? तो सीधा सीधा दिमाग में क्या आएगा, यार ये तो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, पर इन रियलिटी बिल्कुल गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा एक टाइम ऐसा था, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग जाओ, जो कि हमारी राजधानी है, कहीं भी आप लोग एक बार जाकर रुक जाओगे, वहां से निकल नहीं पाओगे। पर आज की डेट में सड़क से ऊपर ही ऊपर सारा मेट्रो सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। दिल्ली में आसानी हो गई, लोग अपना कोई व्हीकल लेकर भी जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो उनको चलने में आसानी रहती है पहले के कंपेयर में। तो ये एक तरीके से सिटी की आत्मा चेंज हो गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सिटी की आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल गई है, वरना ऐसा नहीं हुआ करता था पहले, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, तो ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर एक तरीके से डिजिटल इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है और मोबिलिटी जो भी नीड है लोगों की। देखिए सुबह अगर सिटीजन कोई, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल में जा रही है, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, टाइम से वो पहुंच जाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये फोकस देना स्टार्ट किया गया था स्टेज 1 2021 में, इसका लॉन्च किया गया था। अभी स्टेज 2 लॉन्च किया गया इसका, ताकि सिस्टमेटिक वे में यहां पर काम किया जा सके। और ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है एक पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एंड वर्ल्ड बैंक और स्टार्टअप इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को अपनी सिटीज जो है उनको ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि आने वाले टाइम में लोग आके बोले कि यार आओ वहां चलते हैं, वहां मजा आएगा। ऐसे नहीं कि यार वहां तो जाम में खड़े रहेंगे, कैसे काम चलेगा। तो ये चीजें आप लोगों को समझने वाली है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इन चीज़ों पर बहुत फोकस किया जा रहा है, जो एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है। आप लोगों को पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा गोल है जो कि एक्सीडेंट की वजह से डेथ के बारे में बात करता है। पता है कौन सा गोल है वो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर, बताइए वीडियो को पॉज करके एक बार। गोल नंबर 3 है, ठीक है। तो गोल नंबर 1 जो गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है, गोल नंबर 2 भुखमरी को मिटाने के बारे में बात करता है, गोल नंबर 3 हेल्थ के बारे में बात करता है, और गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इनको याद करने के लिए मैंने तरीके भी आप लोगों को बताए थे, आई होप कि आप लोगों ने वो तरीके जो है वो फॉलो किए होंगे, ठीक है। तरीके का मतलब मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर प्रॉपर, जो कि आप लोगों ने देखी होगी, जो कि टेलीग्राम पर भी शेयर की थी यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को याद हो जाएगा कि कैसे आप लोगों को ये गोल चाहिए बेसिकली याद करने, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाकर बैठोगे ना, ये वो गोल हैं जो कि आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले आप लोगों के लिए करेंगे। क्योंकि वहाँ पर गरीबी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ गया, भुखमरी के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और डायरेक्ट प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए याद रखिएगा। टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी, वो वीडियो इसीलिए मैंने आप लोगों को मना किया था कि वो वीडियो रहने देता हूँ, पर लेकिन वो वीडियो मैंने 15-20 दिन पहले बोला था कि शेयर करूंगा, पर फिर कई सारे बच्चे बोले कि सर वो वीडियो शेयर क्यों नहीं किया, तो तब वो वीडियो मैंने शेयर की थी। मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे भयानक वीडियो है वो, जब मैंने देखी ना मेरे होश कांप गए, ठीक है। तो जब आप लोगों ने देखी, आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों नहीं शेयर कर रहा था मैं उस वीडियो को। उसके पीछे रीजन ये था, एक जिंदा आदमी के अंदर से वो आंतें निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और वो सांस ले रहा है वो इंसान। मतलब मूवीज में देखता हूँ, कभी हॉरर मूवी कोई देख ले, पर इन रियलिटी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा था। और ये रियलिटी में देखने को मिल रहा है, इंसान के जो है वो ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जो है इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी, पर मेरा हिम्मत नहीं पड़ी थी शेयर करने के लिए। पर कई सारे मेल, कई सारे मैसेज, सर बोल तो देते हो, करते हो नहीं, सर प्लीज़ शेयर कर दो, तब कि फिर उसके बाद में अपोजिट मैसेज आने लगे कि सर ऐसी वीडियो को शेयर कर दी, सर इसने तो दिमाग ख़राब करके रख दिया। तो वो एक ऐसी वीडियो थी जिसने वास्तव में मुझे अंदर तक शॉक किया। तो इसलिए कह रहा था कि उसको शेयर नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, पर आप लोग माने नहीं, हुआ ना दिमाग खराब देखकर। पर दिमाग खराब अलग चीज़ है, आप लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी सोसाइटी में हैं, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। और कल को कहीं पर आप लोग अगर मान लीजिए एक ऑफिसर बनकर जा रहे हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग आईपीएस बन रहे हैं, वहाँ पर कोई आईएएस बन रहे हैं, आपके एरिया में कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है, तो आप लोगों को टैकल भी करनी है। तो इसीलिए बेसिकली अवेयरनेस के लिए फिर मैंने वो शेयर की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए कि समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मुंह मोड़ने से जो है चीज़ें सुधरेगी नहीं, क्योंकि आप लोग ऑफिसर बनोगे, आप लोग इस तरीके से मुंह मोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इनको समझो और इनको देखकर आगे बढ़ो, ठीक है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी दोस्तों कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, यानी कि जैसा आप लोग भोजन खाते हैं वैसा ही आप लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप लोगों का भोजन जो है वो आप लोगों के व्यवहार को भी डिसाइड करता है, ये आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो आप लोगों का भोजन के ऊपर काफ़ी फोकस होना चाहिए।
और भोजन खासकर शाम को क्या बेसिकली अगर आप लोग बात करें कि ये माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद में अक्सर जो है खाना नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे कई सारे रीज़न जो हैं वो आयुर्वेदा में बताए गए हैं। वो रीज़न तो हम लोग फॉलो करना बहुत दूर यानी कि पीछे छोड़ चुके हैं। रात को उठ के खा रहे हैं कुछ भी, मतलब पूरे दिन में कुछ भी खा रहे हैं, ना ढंग से पानी पी रहे हैं, तला भुना पिज्जा बर्गर पता नहीं जो जो पेट में जा रहा है। तो इसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां देखने को मिलने लगी हैं कि सरकार को विवश होना पड़ गया कि भाई साहब इन चीज़ों के ऊपर फोकस चलाया जाए। उनके द्वारा यहाँ पर ईट राइट मूवमेंट चलाया गया। ईट राइट मूवमेंट में ये आदत सुधारने की बात की गई ताकि लोग जो है वो हष्ट पुष्ट रह सकें। तो गवर्नमेंट के द्वारा जब मास मीडिया कैंपेन लॉन्च किया गया ईट राइट मूवमेंट के ऊपर, उस टाइम पर पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे एक साथ में अलाइन कर दिए क्योंकि स्वच्छता का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे भोजन के साथ में और हमारी स्वस्थ के साथ में। हमारा स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उतना ही जितना आसपास हमारे पास में सफाई होगी उतना ही अच्छा होगा। ये जो ईट राइट मूवमेंट है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और इसमें काफ़ी बड़े बड़े इनके द्वारा रोल प्ले करने की कोशिश की गई कि फैट जो है वो कट कर दिया जाएगा। इसी के साथ में बच्चे के आसपास जो भी स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे उल्टे सीधे सामान जो है वो नहीं बेचे जाएंगी। ईट सेफ, ईट हेल्थ और इसी के साथ में यहाँ पर साफ सफाई के ऊपर फोकस दिया जाएगा। ये सारी बातें इनके द्वारा यहाँ पर की गई। वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी, अच्छा कैंपेन चला, पर अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो मुहिम है, नेक्स्ट जो पहल है वो है भोपाल का रेलवे स्टेशन जो है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है 4 स्टार रेटिंग FSSAI के द्वारा। मतलब क्या इसका मतलब है कि पुराने टाइम पर अगर आप लोग बेसिकली रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेवल करते होंगे तो आप लोगों को जो वहाँ पर स्टेशन है उसकी हालत देखकर कुछ चीज़ें याद आ जाती होंगी कि कैसा माहौल है यहाँ पर। तो वो सारा माहौल जो है वो सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और स्टेशन पर जब भी आप लोग जाओ खाना पीना कम से कम आप लोगों को अच्छा मिले, तो ये ईट राइट स्टेशन ये भी यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा ही ये मूवमेंट चलाया गया ताकि इन चीज़ों को सुधारा जा सके। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर ये सिस्टम यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, इसमें ऑडिट कराया जा रहा है वो भी थर्ड पार्टी के द्वारा, और वो ये रेटिंग तैयार कर रही है रेटिंग 1 से लेके रेटिंग 5 तक। तो उसके द्वारा रेटिंग दी जा रही है, यानी कि एक तरीके से सर्टिफिकेट जो ईट राइट मूवमेंट है उसी का पार्ट है यहाँ पर। ये एक तरीके से जो राइट स्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, इनकी एक तरीके से जो यहाँ पर जो ईट राइट स्टेशन की बात की जा रही है उसी मूवमेंट का पार्ट है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। नहीं, ब्रह्मास्त्र मूवी आप लोगों ने देखी होगी जिसमें कहता है कि तुम ब्रह्मांड के साथ में कनेक्टेड हो, मतलब फलां टीम का ना सुनाता नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप भी जो थे इसका पोर्शन थे और तुम भी इसके साथ में कनेक्टेड हो। तो वही सारी चीज़ें, सारी हेल्थ, सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। पर लेकिन क्या यहाँ पर जो ये स्टेशन अभी यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको GS पेपर 2 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन रेलवे भोपाल रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर ये 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो इसको प्रोवाइड किया गया है, क्या ये इस तरीके के सर्टिफिकेट लेने वाला देश का पहला स्टेशन है? तो ये बिल्कुल आप लोगों का गलत स्टेटमेंट होगा, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन होगा। आनंद विहार जो टर्मिनल है दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन जो हैं ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। जब यहाँ पर आप लोगों को अच्छी हेल्थ या फिर खाने के बारे में बात की जाती है तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा बना हुआ है। हमारा शरीर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा खाने के लिए बना हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म खाने के लिए बना हुआ है। अगर ज़िंदगी में आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप लोग अपनी लाइफ में एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले जब आप लोग खाना खाने बैठे तो कोशिश करो कि खाने से पहले ही आप लोग पानी पी लो, खाना खाने के बाद में जो है वो आप लोग पानी पीने से बचो। यानी कि माना तो ये मानता है कि खाना खाने के 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद पानी पीने से आप लोग बचो, क्योंकि खाना जब पेट में जाता है उसको पचाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो अगर पानी आप लोग उसके अंदर डाल दोगे तो ऐसे ऐसे आग के ऊपर आप लोगों ने पानी डाल दिया और फिर वो आग बुझ गई, तो वो आप लोगों के पेट का खाना जो है वो पचा नहीं पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है आप लोग इसका बहुत ध्यान रखें। आप लोग एक पर्टिकुलर ना खाने के बाद में आप लोग 30 मिनट का अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं कि पानी पीना है, ताकि वो आप लोगों को रिकॉल यानी कि याद भी हो जाए। कोशिश करो जो सीजनल चीज़ें हैं वही खाओ, यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के एरिया में एप्पल होते हैं,
अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, या फिर आप लोगों के एरिया में मान लीजिए अमरूद होते हैं, या फिर आप लोगों के एरिया में संतरे होते हैं, तो जो भी लोकल फूड है वही आप लोग खाओ। लोकल फूड जो होता है वो एक तरीके से लोकल इन्वायरमेंट में पैदा होता है और वो आप लोगों के शरीर के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। तो हमेशा लोकल फूड पर ज़्यादा फोकस करो और सीजनल फूड पर ज़्यादा फोकस करो जो सीजन में आ रहे हैं। जैसे अभी आप लोग देखोगे तो आप लोग एप्पल देखने को मिलेंगे, अमरूद देखने को मिलेंगे बड़ी आसानी से, जो मार्केट में हर एक ठेले पर देखने को मिल जाए। उस टाइम पर तो समझ लेना इस फूड का मौसम आ गया, वो आप लोग अपना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है प्लांट बेस्ड चीज़ों को खाने की ज़्यादा कोशिश करो। हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जो पैकेजिंग वाले फूड आ रहे हैं ना उसके ऊपर बड़ा फोकस है। पैकेजिंग वाले फूड जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं ताकि लंबे समय तक वो टिके रहें। और जो प्रिजर्वेटिव होते हैं जब आप लोगों की बॉडी के अंदर में जाते हैं तो जो वो इम्पैक्ट डालते हैं वो एक दिन में तो दिखाई नहीं देगा, पर लंबे समय तक जब आप लोग उन खाने को खाते रहोगे तो वो आप लोगों की बॉडी पर जो खतरनाक इम्पैक्ट डालेंगे वो किसी चीज़ से भी आप लोग कंपनसेट नहीं कर सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में अगर बात की जाए कि एक तरीके से हाई फैट, सोल्ट एंड शुगर ये माना जाता है। अगर आप लोग बात करें सफ़ेद जो चीज़ें हैं, चाहे चीनी होगी, चाहे एक तरीके से आप लोग नमक बोले, चाहे सफ़ेद ब्रेड हो गया, उनको खाने से बचाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इनके अंदर ये सफ़ेदी लाने के लिए कई तरह के जो है चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इनसे बचो, कोशिश करो। जो कि मेरा फेवरेट है, मतलब गुड़ मिल जाए मुझे, उसके बाद में मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। वैसा मैं रियलिटी में बता रहा हूँ। गुड़ के साथ में जो ठंडी ठंडी सी छाछ पीने में जो मज़ा आता है ना, या गुड़ के साथ में जो दूध पीने में मज़ा आता है हल्का सा गुनगुना, क्या ही चीज़ है कोई इसके सामने। मेरा तो मतलब फेवरेट है यार, ठीक है। तो एक तरीके से ये आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ब्राउन ब्रेड ले लो, ब्राउन ब्रेड के आप लोग चपाती बनाओ ना घर पे चपाती डलाओ, उसमें बाजरा वगैरह ये एक तरीके से मक्का का और आटा मिक्स करके बनाओ, क्या शानदार बनती है। आप लोग देखो कितनी घर में कितना न्यूट्रिशन भरा पड़ा है और हम लोग मार्केट के प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग देखो इस तरीके से। इसी के साथ में अगर बात करें, जो एक तरीके से मीट कंजप्शन के बारे में बात की जाती है, जो खासकर नॉन वेजिटेरियन है, तो मॉडरेट टाइप ऑफ मीट को कंजम करने की बात की जाती है। पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप लोग खाना है। इसमें मतलब एक तरीके से इंसान की खुद की एक तरीके से यहाँ पर सोच है, जो भी आप लोगों को सही लगे उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में फूड वेस्टेज जो है कोशिश करो उसको जो है आप लोग रिड्यूस करो। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि जितना फूड जो है वो वेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा है लोग जो है वो भूखे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक टाइम खाना खा के सो जाते हैं, दूसरे टाइम उनको मिलता नहीं है। ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड करके चल सकते हैं। और ये टिप्स भी हैं। अगर सस्टेनेबल ईटिंग के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये टिप्स अगर आप लोगों ने वहाँ पर बोल दिए तो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये सारी बातें बताई जा रही है। तो सोचो कितने अच्छे मार्क्स आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग अपनी उस चीज़ों में इंक्लूड करके चलना। कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ? ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद में आप लोग जो है चीज़ें सही हैं, पर लेकिन अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये जरूरी है, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर एक दिन भी बीमार हो गए तो वो एक दिन नहीं टिकेगा, वो पूरा महीना लेकर जाएगा आप लोगों का, क्योंकि रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जब भी हम लोग बात करते हैं ना किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, तो यहाँ पर उस सोसाइटी के अंदर में हम लोग खाने के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। बिहार में जाओगे तो लिट्टी चोखा वगैरह बहुत ही नेचुरल तरीके, बड़ी प्यारे से खाने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पंजाब साइड में जाओगे तो बड़े ही हेल्दी टाइप के आप लोगों को बेसिकली खाने को मिलेंगे, जिससे आप लोग हट्टे कट्टे बन जाओगे एकदम। दूध दही साग रोटी मक्का सब चीज़ें अपना वो सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। साउथ में जाओगे आप लोगों को इडली डोसा ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से गुजरात साइड में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को लोकल फूड जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आती है। अच्छा, आप लोगों का लोकल फूड कौन सा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग एक पर्टिकुलर लोकल फूड का नाम बताओ जो आप लोगों का फेवरेट हो। जब मैं गया था बेसिकली अहमदाबाद में, उस टाइम पर मैंने गुजराती जो थाली खाई वो वास्तव में बड़ी मस्त लगी। मैंने गुजराती थाली खाई थी, वहाँ पर मज़ा आ गया खाकर, ठीक है। तो लोकल जब भी आप लोग कहीं से निकल कर किसी दूसरे एरिया में जाते हैं तो कोशिश करो कि वहाँ का लोकल फूड टेस्ट करने की जरूर कोशिश करो, आप लोगों को मज़ा आएगा खाकर। तो यहाँ पर जब खाने की बात करते हैं ना यार, खाना ना पर्टिकुलर पूरी सोसाइटी से मिलकर बना होता है।
किसानों से बेसिकली किसानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां पर देखने को मिलेगा। जो साइंटिस्ट और जो एक्सपर्ट हैं वो क्या क्या वेराइटीज वहां पर निकाल कर लेकर आते हैं, यूथ का इंटरेस्ट कैसा है, पॉलिसी मेकर वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ में फूड और न्यूट्रिशन जो प्रोफेशनल है वो लोगों को गाइड करते हैं, तो उससे लोगों का डिसाइडेड होता है कि वो क्या खाएंगे। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी और बिजनेसेस जिसमें उनको प्रॉफिट दिखेगा वही वो वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि जब भी हम लोग ईट राइट इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, ईट राइट सोसाइटी में कोई आप खाने वाले नहीं हो, आप तक पहुंचाने वाले भी हैं, आप बनाने वाले हैं, उगाने वाले हैं। तो यहां पर जो कंपनी बेचने वाली है, गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाली है, वो क्या गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, पता चला चाय की पत्ती पर, मतलब दुनिया भर का टैक्स लगा दिया, मार्केट में मिलनी बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर आप लोग अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ जाएगी उसके हिसाब से। तो गवर्नमेंट का भी जो पॉलिसी मेकर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहता है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि अपने ही आप में एक काफी बड़ी बात है। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इनको आप लोग काफी अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे जब रियलिटी में अपने किसी लोकल एरिया में जाकर देखोगे कि अच्छा ये चीज यहां पर मिल रही है, इसका रीजन क्या है। कहीं पर आप लोगों को कोई चीजें मिल रही हैं तो उसका रीजन कोई ना कोई होगा। तो ईट राइट स्टेशन वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर बनाया जा रहा है, ताकि एक हेल्दी हम लोग वहां पर माहौल बना सकें। ठीक है, तो ये मूवमेंट चलाया गया हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कई सारे स्टेशन को ऑलरेडी मिल चुका है। अभी यहाँ पर जिसको मिला है ये एक नया आप लोगों के सामने अभी स्टेशन निकल कर है। अब ये जो सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है ये भी आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है उस रेलवे स्टेशन को यहाँ पर FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर यहाँ पर प्री ऑडिट किया जाता है रेलवे स्टेशन का कि फूड डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर लोकल बॉडीज के द्वारा या फिर कोई ऑडिटिंग एजेंसी होती है वो आके यहाँ पर देखती है। फिर यहाँ पर देखा जाता है कि किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, कैसे वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास में ढांचा कैसा है। पता चला उसी में नॉन वेज बना रहे हैं, उसी में वेजिटेरियन बना रहे हैं, उसी में उन्होंने समोसे तल दिए, उसी थाली में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो एक ढांचा भी होना चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर, जैसे रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हो ना, खाते हो अच्छे से, तो चीजें हैं। फाइनल ऑडिट जो होता है वो यहाँ पर FSSAI जो है उसके द्वारा यहाँ पर देखा जाता है विदिन 6 मंथ, जब सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्टेट फूड डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसी के साथ में रेगुलर इंस्पेक्शन और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट होता है 2 साल के बाद में, ताकि चीजों को ढंग से आइडेंटिफाई भी किया जा सके। तो ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद में अगर किसी को ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उसके ऊपर थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो, आप लोग वो चीजें खा सकते हो जो कि यहां पर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। ओके, वैसे अगर बात करें तो कई सारे इनिशिएटिव हैं, ये अकेला इनिशिएटिव नहीं है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें स्टेट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, जिसके चलते फूड सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ईट राइट अवार्ड भी दिए जा रहे हैं ताकि फूड कंपनी जो है वो सिटीजन को भी इंपावर कर सके, हेल्दी चीज जो है वो खाने में एक तरीके से अपनी इंक्लूड करके चल सके। ईट राइट मेला जो कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है, तो ये ईट राइट मेला भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के सामने आ गई। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो चलाए जा रहे हैं जिसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना चाहिए। ये तो वो सारी बातें हो गई जो मैंने आप लोगों को बताई बेसिकली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। अब कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका नाम बार बार मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहां पर तैयार होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई थी 5 सितंबर 2008 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगी, क्योंकि बेसिकली हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और आप लोगों के परिवार के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों का परिवार यानी कि हमारा परिवार यानी कि अपना परिवार यानी कि SLV परिवार में सब आते हैं, मैं भी, आप भी, आप लोगों के घर वाले भी। तो इस परिवार को हेल्दी रखना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आप लोग मिलकर काम करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को प्रॉपर एक हैबिट रखनी है अपनी। कोशिश करो कि मॉर्निंग में उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और अपने घर वालों को भी अगर उसके साथ में इंक्लूड कर लो आप लोग तो मजा ही आ जाए। यानी कि अगर कोशिश करो मॉर्निंग में उठ गए अपने मम्मी या पापा को भी आप लोग उसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है, हालांकि मॉर्निंग में उनको टाइम नहीं मिल पाता है, पर लेकिन फिर भी जितना भी आप लोग कर सकते हो तो ये चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो कि 2006 का है उसके हिसाब से बनाया गया, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब जो कानून के द्वारा एक तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया बेसिकली पास करके। रेस्पॉन्सिबल है ताकि पब्लिक हेल्थ को ध्यान रखा जा सके और जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके ऊपर फोकस दिया जा सके ताकि फूड जो है वो अच्छा रहे। जब भी मुझे फूड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल आता है मुझे वो मूवी याद आ जाती है, जगन नाम याद आ रहा है, जगन फूड सेफ्टी कमिश्नर। ठीक है, तो वो मूवी बड़ी शानदार थी एक तरीके से। वो मूवी हर एक बेसिकली SLV फैमिली मेंबर को देखना चाहिए।
मूवी का नाम है बी सकल, बड़ी ही शानदार मूवी है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, गोल्ड माइंस का चैनल है यूट्यूब का, वहां पर जाकर आप लोग देख लेना। बड़ी ही शानदार मूवी है यार, और वो आप लोगों को अपने तक ही नहीं रखनी है, दूसरों को भी दिखानी है, ताकि ऐसी मूवी जो है आगे और भी आ सकें और इन चीज़ों को थोड़ा सुधारा जा सके। आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है बड़ा प्यारा सा, जो कि आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं। द ईट राइट मूवमेंट इन इंडिया एक्ट एज ए क्रूशल जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर टू ट्रिगर ए सोशल एंड बिहेवियरल चेंज इन सोसाइटी। इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है। यानी कि एक तरीके से जब अच्छा खाना खाते हैं ना, तो आप लोगों का बिहेवियर, आप लोग मार्केट में जा रहे हैं, आप लोगों को चाउमीन दिख गई, आप लोगों ने उससे मुंह फेर लिया, आसान काम नहीं है। आप लोगों को बर्गर दिख गया और आप लोग बर्गर के बड़े शौकीन हो, उससे मुंह फेरना आसान नहीं है। तो अगर ये चीजें आप लोग कंट्रोल कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। आप लोग खुद सोचो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दिन में 8 से 10 गिलास पानी आप लोगों को पीना चाहिए, और कई सारे ऐसे हैं बस 2 से 3 में ही रह जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो काउंट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका बड़ा ही आसान सा मैंने सोल्यूशन खोजा था अपने लिए, जब मैं स्टार्टिंग में मुझे लगा कि पानी पीना जरूरी है और मुझे रखना पड़ेगा इसका ध्यान। तो आप लोग क्या करो, आप लोग एक पर्टिकुलर जो A4 साइज की सीट रखो, उस पर लिख लो, जो भी गिलास पानी पियो उसके सामने जाकर आप लोग टिक लगा दो। स्टार्टिंग में लगेगा कि यार क्या फालतू की बात है, पर लेकिन इन रियलिटी जो हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वो माइंड ब्लोइंग होगा। इंप्लीमेंट करके देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। मतलब मजा ना आए तो बता देना, मजा जरूर आएगा, मुझे पता है, क्योंकि टेस्टेड है बाई मी, ओके, मी एंड माई सेल्फ। तो आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, 99% वही चीज़ बताता हूँ जो कि खुद के ऊपर इंप्लीमेंट कर चुका होता हूँ, यानी कि अपना अगर फ़ायदा मुझे लग रहा है उससे, तो ही वो चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। जैसे मैंने लैपटॉप स्टैंड के बारे में बताया था, कई सारे बच्चे आज भी पूछते हैं सर लैपटॉप के लिए स्टैंड क्यों लेना चाहिए, जरूरी है क्या? लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठते हैं तो आप लोगों को लैपटॉप स्टैंड ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप लोग अपनी आंखों के बेसिकली इक्विवेलेंट में लाकर उसको देख सकते हैं। अगर लैपटॉप स्टैंड नहीं आ रहा है, पैसे खर्च नहीं करने, तो आसान सा तरीका है यार, उसके नीचे किताब रख दो, ठीक है। लक्ष्मीकांत की तो लक्ष्मीकांत की किताब रख दो, एक अपनी जो है बेसिकली स्पेक्ट्रम रख दो, और एक और रख दो हिस्ट्री की किताब, अगर कोई सी उठा लो आप लोग जो बड़ी है विपिन चंद्रा की, ठीक है, हो गया काम आप लोगों का। तो ये भी कर सकते हो, तो सोल्यूशन ढूंढ लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे ही खर्च करने जरूरी है हर जगह। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बोला गया है यहाँ पर कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरा बोला गया कि स्टैब्लिश की गई थी 2008 में, तीसरा बोला गया रेस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ, और इसी के साथ में रेगुलेट और सुपरविजन करने के लिए फूड सेफ्टी। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति सेशन है, आप लोग इसका आंसर दो, फिर आप लोग यहाँ पर करोड़पति बनाने का मेरा मौका, मतलब मेरा वादा, मतलब कैसे करोड़पति तो अपना ही बन जाओगे भाई साहब, एक बार पढ़ तो लो, एक बार पढ़कर उस पोजीशन पर पहुंचो तो सही। पैसे मायने नहीं रखते यार जिंदगी में, आप लोगों का टैलेंट मायने रखता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बोलते बोलते हो देते कुछ नहीं और क्या जान लोगे यार इससे फालतू क्या चाहिए, पूरा दिन इस लेक्चर में आप लोगों के पीछे जाता है, इससे फालतू और क्या चाहिए। देखो तो सही लेक्चर में क्वालिटी क्या है। चलो एंजॉय करो अच्छे से। आंसर यहाँ पर सी है, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है जो यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है वो रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है वो अंडर द चेंज, जो एक तरीके से अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्वे इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 1 and 2, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पर मिनिस्ट्री का नाम दे दिया जाए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहे, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पर ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये इसके अंडर में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस, ये मिनिस्ट्री के साथ में अटैच एक इंडिपेंडेंट ऑफिस आप लोगों को नजर आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को करेक्ट नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग टॉपिक को समझा करें। देखिए ये सारी चीजें ना आप लोगों को माँ के पेट से सीख के नहीं आओगे, आप लोग जब चीजें प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आप लोगों की कॉमन सेंस जो है वो डेवलप हो जाएगी, और फिर आप लोग यहाँ पर देखने लगोगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ओल्डर एक्ट हैं कई सारे जो रिप्लेस किए गए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन था, ये था 1954 का, ये इसके द्वारा रिप्लेस किया गया।
जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर था 1955 का, वो इसके द्वारा रिप्लेस किया गया। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर था 1973 का, वो रिप्लेस किया गया। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर था 1947 का, वो रिप्लेस किया गया। ईडेबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर था 1988 का, वो रिप्लेस किया गया। इसी के साथ में और भी कई सारे हैं, 1967 का मिल्क एंड जो मिल्क प्रोडक्ट था वो 1992 का, वो यहाँ पर रिप्लेस किया गया। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो एक होलसेल अथॉरिटी बन गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा ये सारी चीजें रिप्लेस की गई है। तो इसलिए इस बॉडी के बारे में आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करो, हर तरीके से अब आप लोगों का ये टॉपिक तैयार हो चुका है। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताओगे, आंसर राइटिंग के लिए बोले तो आप लोग बताओगे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछे तो बताओगे, ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो बताओगे। तो इस तरीके से करो तैयार, ठीक है। आंसर जरूर लिखना और फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगा अच्छा है बुरा, ताकि उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। ओके, अच्छा सही से ये बताओ, कौन मानता है कि जल ही जीवन है? नहीं मानते हो? अच्छा मानते हो, चलिए जो भी है, नहीं भी मानते होगे तो भी मान जाओगे, क्योंकि जल अगर आप लोग देखें जितना ज़मीन के ऊपर है उतना शायद हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे बहुत कम हमारी रिक्वायरमेंट है, पर फिर भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो खारा है। यानी कि समुद्र के अंदर लगभग अगर आप लोग देखोगे 71% जो पृथ्वी का भाग है वो पानी से भरा हुआ है। पर लेकिन फिर भी दिक्कतें क्या है कि हम लोग पानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब कोई तो बता दो पानी कहाँ मिलेगा। आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो अभी ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और पीआईबी ने आप लोगों के ऊपर मेहरबानी की है, इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल में कवर करके आप लोगों को दिया है। तो पीआईबी के साथ में और भी अलग न्यूज़पेपर से इकट्ठा करके जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूँ, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। और मैं क्या, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों से बोला गया है कि इट इज़ वेल। देखो आप लोगों से ना, अगर आप लोग एक बात देखोगे कि हमारी कंट्री में जब पानी के बारे में बात करते हैं तो ये अभी यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में नहीं, नीति आयोग भी यहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में बातें कर चुकी है। तो इसीलिए यूपीएससी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, और उसने पूछा 2015 में और फिर 2018 में। बात करते हैं, इंडिया इज वेल एंडाउड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, यानी कि पूर्ण संपन्न है हम लोग, पानी हमारे पास में भर भर के है, फिर भी हम लोग क्या है, स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पानी की कमी से फिर भी हम लोग ग्रसित हैं। आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलती है? 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोग देखिए थोड़े से शब्द जो है वो एक दूसरे के साथ में चिपक गए हैं क्योंकि इनको सर्दी लग रही है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा छुटा देते हैं। तो ये हो गया ठीक आइडियल सॉल्यूशन, और ये हो गया वाटर। इनको प्यार आ गया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इसलिए सोच रहे हैं कि सही है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बीतती रहे। तो अब पढ़ते हैं इसको। द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक तरीके से बोला गया है कि हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन द अर्बन एरिया। गांव में तो आप लोग देखते हैं तालाब वाला आप खोल के अपना कर दिया काम, सिस्टम सेट, पर लेकिन शहरों में नहीं हो पाता भाई, वहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वहाँ पर क्या करे, तो कौन सोल्यूशन बता दो भैया। तो उसी के बारे में भी मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। तो ये टॉपिक पीआईबी के द्वारा कवर किया गया। रिपोर्ट है, पहले तो क्वेश्चन आप लोगों से न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिलीज किया गया डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट, जो एंटायर कंट्री 2022 की ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट है आप लोगों के सामने। तो कोई पूछ बैठे गलती से कि बता दो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्टर कौन है यार, ये आप लोग बता दो। सारी चीज़ें मेरे से पूछोगे क्या, थोड़े हाथ पैर खुद भी मार लिया करो मेरे दोस्त। लंबे समय तक याद रखोगे अगर थोड़ा सा भी चीज़ों को ध्यान देके एक बार सर्च कर लोगे, ठीक है। तो हल्का सा जो भी बातें बोलता हूँ ना उसको होमवर्क ले लिया करो आप लोग, ठीक है, उसके ऊपर होमवर्क लिख दिया करो और होम पे जाके फिर वर्क किया करो उसके ऊपर में। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें एनुअल, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि हम लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, तो एनुअल वाटर जो रिचार्ज है, ठीक है, और जो एनुअल वाटर एक्सट्रैक्शन है उसके बारे में यहाँ पर अभी बात की जा रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर उसके बारे में मैं डेटा बताऊंगा, और ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, ताकि सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ सको। सबसे पहले तो बात करते हैं जमीन के अंदर से पानी कैसे आता रहता है, क्योंकि जमीन के अंदर पानी जाता है, जाएगा नहीं तो आएगा कैसे। तो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है वो लगभग 437 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM आप लोगों को देखने को मिलता है, पर निकालते लगभग आधा है हम लोग 239। तो इसलिए हमेशा हम लोग उसमें से पानी निकालते रहते हैं। अगर ये ऊपर वाला कम होता और नीचे वाला ज़्यादा होता तो अब तक हमारे हाथ में कटोरा होता और उस कटोरे में हम लोग खाना नहीं पानी मांग रहे होते।
होते, ठीक है, पैसे नहीं पानी मांग रहे होते। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 2020 में अगर आप लोग डेटा देखोगे तो 436 था रिचार्ज और 445 हम लोगों ने निकाला था, यानी कि 2020 में ज़्यादा निकाल लिया था क्योंकि सब घर पे ही रह रहे थे, नहारे धोरे खारे पीरे मजे ले रहे होंगे सब, ठीक है कोविड-19 के टाइम पर। ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन जो सबसे कम था 2004 में था, 231 निकाला गया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग असेसमेंट निकालते हैं तो अगर बात करें आज के टाइम पर, अगर हम लोग चीज़ों को ढंग से समझेंगे, एक एक चीज़ों को अगर जाके काउंट करेंगे तो 7089 असेसमेंट यूनिट जो है देश के अंदर, उनको अगर देखोगे तो 106 यूनिट जो हैं उसमें से ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। यानी कि अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर जितना रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उधारी में चलने स्टार्ट हो रहे हैं। 87% जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर जो निकाला जाता है यहाँ से, वो आप लोगों का ओनली खेतों में सिंचाई करने के लिए हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। और डोमेस्टिक यूज़ के लिए लगभग 30 हम लोग निकालते हैं, तो यानी कि जो ये टोटल मिलाकर 240, 50, 60 जो भी जाता है यहाँ पर, इसमें से 208 तो आप लोग खेत में ही पानी पहुँचा देते हो, बाकी का बचा 20-30 जो है वो हम लोग खुद यूज़ करते हैं। इसी के चलते आप लोग देखो ग्राउंड वाटर जो है लगभग 60% आप लोग कंट्री में देखने को मिलेगा ओवर एक तरीके से स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि जितना निकालना होता है उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं भाई साहब। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस पर फोकस दें, और जहाँ पर है खासकर खेती, जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन आप लोगों ने देखा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये वो रीज़न है जहाँ पर ये हम लोग काफ़ी लार्ज स्केल पर खेल रहे हैं, यानी कि इतना नहीं खेलना चाहिए, ज़्यादा खेलने वाला भी खेला हो जाता है, उसका उन्हें खेला हो जाएगा। तो यहाँ पर इन रीजन में जल्दी ही खेल का खेला होने वाला है, क्योंकि आज जो है ब्लू नहीं है, आज ब्लू है पानी पानी, अब ब्लू नहीं है, अब रेड है अर्थ अर्थ। ये वो रीजन है 54% जहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर पानी की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी लो पहुँच गई है, और ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आने वाले टाइम पर इसका सोल्यूशन क्या होगा। मतलब ये है कि हमारा देश लगभग पूरा मोर और लेस कहीं भी अगर आप लोग हैं तो पानी की समस्या से जूझ रहे होंगे, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद आप लोगों के सामने यहाँ पर डेटा बता रहा है, जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर सिचुएशन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से है। जैसे कहाँ कहाँ पर वाटर लेवल जो है वो अभी फिलहाल नीचे गया है जहाँ पर एक्सप्लोटेशन ज़्यादा बढ़ा है, और कहाँ कहाँ पर वाटर लेवल जो है वो बढ़ा है जहाँ पर एक्सप्लोटेशन कम हुआ है। तो ये राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, पंजाब, केरला, कर्नाटका, मेघालय, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पानी ज़्यादा निकाला जा रहा है, वाटर लेवल कम हुआ है। इसी के साथ में दादर एंड नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, JNK, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, आसाम और राजस्थान, यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर कम पानी निकाला गया है। सबसे खतरनाक चीज जो है वो है सोचने वाली ये कि 18% हमारे देश में दुनिया की पॉपुलेशन है, यानी कि दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 18 लोग अकेले हमारे देश में हैं। पर लेकिन दुनिया में अगर 100 लीटर पानी है तो हमारे हिस्से में ओनली 4 लीटर पानी आता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से निकल कर आती है, यानी कि 18 लोग हैं दुनिया के कंपेयर में हमारे यहाँ पर, और 4 हमारे पास में ओनली लीटर पानी है। 18 लीटर ही पानी होना चाहिए था ना, पर लेकिन पानी की खपत जो है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा है खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर हम लोग फोकस देकर चलें। अगर बात करूँ पहले के कंपेयर में, पानी जो कि अभी जो लेवल रिड्यूस हो रहा है, हर एक इंसान के हिस्से में जो पानी आता था पहले 2001 में अगर आप लोग बात करें तो लगभग ये माना जाता है कि जो पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी थी वो 1816 क्यूबिक मीटर थी हमारे देश के अंदर में। अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो घटकर हो गई है, लगभग ये हो जाएगी 1340 के करीब 2050 में, सॉरी 2025 में, और 2050 में ये लगभग 1140 होने वाली है, यानी कि और किल्लतें बढ़ने वाली हैं। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, यानी कि ज़िंदगी में किल्लतें आएंगी ही आएंगी, यहाँ से जाएंगी नहीं अगर हम लोग चीज़ों को नहीं सुधारेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इन चीज़ों पर जितना जल्दी जितने अच्छे से फोकस दे लिया जाए उतनी ही ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए कभी नीति आयोग तो कभी हमारी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, भाई साहब क्या हरकतें कर रहे हो, सुधर जाओ। यानी कि ये खुद देखो यहाँ पर ये बता रही है कि क्या क्या सेमी क्रिटिकल है या फिर क्रिटिकल है या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ये सारे एरिया आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पर जो रेड वाला एरिया है वहाँ पर रेड झंडा खड़ा हो गया आकर, अगर यहाँ से रुके नहीं, पानी निकालते रहे तो पानी में बेसिकली बाल्टी में पानी आना बंद होने वाला है।
ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इंडिया अपने देश के अंदर आप लोग बात करें तो बहुत सारे क्राइसिस आप लोगों को नजर आते हैं। पानी उसमें से एक बहुत बड़ा होने वाला है, उन्हें बड़े वाला। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 70% जो इंडियन वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है, यानी कि जो पानी पीने लायक ही नहीं है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गंदगी त्रुटि उसके अंदर मलमूत्र आप लोगों को मिला हुआ मिलेगा। मुझे तुरंत अपने अंकल जी याद आते हैं, दिल्ली वाले, हमेशा कहते थे कि बेटा गंगा का पानी आता है, बिना आरोगे पी लो। तो अगर उनकी मानता तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता, कहीं हॉस्पिटल में पढ़ा होता। तो ऐसी हरकतें, तो अपनी सेहत अपने हाथ में है आप लोगों की। 75% जो हाउस होल्ड हैं वो आज की डेट में बात करें डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन देयर प्रीमाइस, यानी कि जहां वो रहते हैं वहां पीने का पानी है ही नहीं है। 75% लोगों के पास में इधर उधर से जुगाड़ करके लाना पड़ता है, तब जाकर उनकी रोजी रोटी चलती है। बताया था ना वाटर वाइफ्स के बारे में। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा भी प्रचलन है कि पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि लोगों ने 2-2 शादी कर ली, एक बीवी तो इसलिए ताकि बस वो पानी भर के लेकर आए, और उसको सेकेंडरी बीवी को एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती है, उसको बिल्कुल नौकरों की तरीके से रखा जाता है, बिल्कुल वही वाली कंडीशन रहती है। 84% अगर बात करें रूरल हाउस होल्ड जो है डू नॉट हैव द एक्सेस टू पाइप वाटर, यानी कि कल को अगर किसी गाँव में पानी का वाटर टेबल नीचे चला जाए, नल के काम करने बंद कर देंगे तो घरों में पानी पीने के और नहाने धोने खाने पीने के लाले पड़ जाने हैं, लाले दी जान। ये कंडीशन आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। तो इसलिए जरूरी है इनके ऊपर काम करना। जो मैंने कॉन्टेमिनेटेड पानी बताया ना, इसके अंदर अगर खुद जाकर आप लोग झांकोगे तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलेगी। नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, मतलब गंदगी तो है ही है, इसी के साथ में सीसा, क्रेमियम, ये मतलब क्रोमियम व्रोमियम, ये सारी वो चीजें हैं जो अगर बॉडी के अंदर चली जाए ना तो भाई साहब जिंदगी दुश्वार कर दे इंसान की। इसलिए ज़रूरी है कि इनके ऊपर कैसे फोकस किया जाए, और इसलिए ज़रूरी है कि इनको कैसे सुधारा जाए। आज की डेट में हम लोग जो पानी आता है ना, उसको हम लोग अपने पानी को रीयूज़ करने लायक बनाते ही नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे पास में संसाधन नहीं है, और कंट्री इसके ऊपर काम कर रही है। आप लोग खुद देखो, हम लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, रियलिटी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम लोग कोई ऐसी मशीन बना ले कि जो पानी समुद्र के अंदर में है उसको फटाफट मिनटों में पीने योग्य पानी बना दे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जबकि हम लोग पानी के बारे में चिल्ला रहे हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम है उस पर फोकस देने के कंपेयर में जहां दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आ सकें। इसीलिए जब इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो एक तरीके से कुंडली निकाली जाती है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 122 कंट्री को जब वाटर क्वालिटी की रैंक में रखा गया, हम लोगों ने नीचे से टॉप कर दिया। 2 कमसर रह गई भाई साहब नीचे से आते आते। उन्हें बिज्जत उन्हें कहते इज्जत बेकार होते होते बच गई जरा जरा सी। 1/3 इंडियन जो है वो एक तरीके से इंडिया का जो वेस्ट वाटर है वो करेंटली हम लोग ट्रीट कर पा रहे हैं, जिसके ऊपर काम करना काफ़ी जरूरी है। हाफ पॉपुलेशन जो गाँव में रहती है वो आज की डेट में एक्सेस कर पा रही है सेफ पानी को। 40% इंडियन जो है वाटर सप्लाई जो है वो डिप्लीटेड हो रही है अनसस्टेनेबल रेट से, यानी कि खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है। तो इतनी सारी समस्याएं मैंने आप लोगों को गिना दी, सुनकर डर नहीं लग रहा है कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या होना चाहिए? तो ये सारी चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। जिंदगी में हर एक इंसान जो है वो ये चाहता है कि यार किसी न किसी तरीके से मेरी हेल्थ ना बेस्ट लेवल की रहे, पर लेकिन उसकी हरकतें जो रहती हैं वो वर्स्ट लेवल की रहती हैं। तो इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम उसको ज़िंदगी में फेस करनी पड़ जाती है। मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगा कुछ ऐसी ही दिक्कतों के बारे में जिनका एक सॉल्यूशन अभी खोजा जा रहा है और एक आशा की एक किरण सामने निकल कर आ रही है। एक बड़ा ही मोटे मोटे वर्डों में यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीबायोटिक और नीचे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। एंटी और बायोटिक, पहले तो आप लोग इसको डिवाइड कर दो, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधक, यानी कि रुकावट। तो यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि कोई बायोटिक कंपोनेंट जो कि बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं उसको रोकने का काम करती है। अब इस दवाई को रोकने का काम करने के लिए जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो डिटेल में समझाता हूँ। आप एक डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने बोला कि ये लो दवाइयाँ। आप लोगों ने बोला डॉक्टर को कि मुझे फीवर हो रखा है और मुझे दवाइयाँ चाहिए, किस किस चीज़ की, मतलब खांसी नज़ला जुकाम, पेट में दर्द है, थोड़ा सा बदन में दर्द है। डॉक्टर ने पूरी दवाइयाँ दे दी, तो बोला कि 5 दिन तक खाना ये दवाई, ठीक है। आप लोग तो ठहरे खली के परिवार के, आप लोगों को लगा कि यार 5 दिन तक कौन खाएगा, एक दिन खाओ और उसके बाद में साइड में फेंक दो उठा के, कौन चेक कर रहा है? कर अब तो ठीक लग रहा है भाई साहब, अब तो ना गरम गरम भी नहीं लग रहा, शरीर खांसी भी ना कमी हो गई है, अब नाक भी खुल गया है। तो यानी कि 5 दिन का कोर्स आप लोगों ने 2 दिन में निपटा दिया। 2 दिन में निपटाया, यानी कि जो दवाई डॉक्टर ने दी उस दवाई ने आप लोगों की बॉडी में जो गलत बैक्टीरिया या फिर जो वायरस था
उसको थोड़ा सा सप्रेस किया था, पर लेकिन वो कंप्लीटली सप्रेस नहीं किया था। तो जो आप लोगों ने थोड़ा सा डोज उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को दवाई का दिया है, उससे वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस तो हुआ, पर लेकिन उसके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो दवाई के डोज के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मरा नहीं, वो बच गया। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो एक पैटर्न होता है इंसान का कि जब भी दवाई ली, डॉक्टर ने दवाई दी, आधी खाई फिर छोड़ दी, तो बीमारी फिर डबल ताकत से सामने निकल कर आती है। तो जो पहले डॉक्टर ने डोज दिए थे ना, अब वो डोज यहां पर काम नहीं करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा हाइयर डोज लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने फिर सेम बदतमीजी की कि 2 दिन खा लिया और फिर छोड़ दिया, अब फिर ऐसे ही आगे चलकर फिर ये वाला डोज भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया अब उनके साथ भी लड़ने लगे। अब और हाइयर डोज देना पड़ेगा। तो आज की डेट में हम लोगों का जो रहना सहना खाना पीना हो चुका है, और वो कैसे, जैसे कि आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, जैसे गाय का दूध पीते हो, भैंस का दूध पीते हो, तो उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो जो चारा खा रहे हैं खेतों में से वो निकल के आता है, उसमें दुनिया भर की उल्टी सीधी दवाइयां डाली जाती हैं। जो पानी पिया जा रहा है वो भी आप लोगों को देखने का, उसमें कहीं क्लोरीन मिल के आ रहा है, कहीं कुछ। तो एक तरीके से हर जगह कोई आप लोग सी फूड खा रहे हो उसमें देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर कोई सब्जियां उगाई जा रही हैं, उन सब्जियों के अंदर भी आप लोग कई बार बुरे कंटेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि दिल्ली में यमुना वाला रीजन है, उसके आसपास सब्जियां उगाई जाती हैं, तो वो लोगों की स्किन के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उनकी आंखों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उनकी बॉडी के ऊपर, बेसिकली खासकर अगर हेयर के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें जा रही हैं। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी जो है इन सब इस उल्टी सीधी चीजों से भरी पड़ी है। तो मान लीजिए अभी यहां पर गाय के अंदर जो भैंस के अंदर जो इंजेक्शन गया, अब वो इंजेक्शन जो है अब हम लोग दूध पियेंगे तो इनडायरेक्ट वे में हमारे अंदर आ गया वो। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप लोग देखोगे कि हमारी बॉडी में जो दवाई जा रही है, उस दवाई से ज्यादा खतरनाक तो हमारी बॉडी में वायरस वैसे ही पहुंचे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारी कंट्री में जितने कम लोगों की डेथ हुई है एज कंपेयर टू यूएसए में इतने सारे लोग मर गए। क्यों? हम ऑलरेडी इतने पोल्यूटेड चीजों में रहते हैं, हमको ना प्रॉपर खाना मिल पाता है, ना प्रॉपर हवा मिल पाती है साफ, ना प्रॉपर पानी मिल पाता है। तो वायरस क्या बिगाड़ लेगा? ये ऑलरेडी इतने वायरस को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो जब यहां पर ड्रग्स का, जब यहां पर काम करना, जो ड्रग्स आप लोग ले रहे हो, वो ड्रग्स जो है वो काम करना बंद कर दे, जो बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया को मारना बंद कर दे। तो पहले आप लोगों ने जैसी दवाई खाई, बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, पर लेकिन वो एंटीबायोटिक में जब यहां पर क्रिएट हो गया तो उनकी संख्या फिर से यहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह कि अब दवाइयां जो है आप लोगों को ज्यादा ताकतवर लेनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो हम लोगों ने पहले कभी एंटीबायोटिक बनाई थी, वही एंटीबायोटिक आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। और हमारी बॉडी में जिस तरह खाना पीना रहना सहना हमारा हो गया है, उन दवाइयों से रेजिस्टेंस होने लगा है, यानी कि वो दवाइयां इतनी कारगर अब नहीं रह गई हैं जो पहले हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इसकी वजह से कई बार जो इन्फेक्शन होता है, सॉरी यार जो इन्फेक्शन होता है वो भी और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो रीजन क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि एंटीबायोटिक जो हम लोग ले रहे हैं उससे काम नहीं हो रहा है, उसको रेजिस्टेंट यानी कि उसको प्रतिरोध करने की क्षमता हमारी बॉडी में क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो एंटीबायोटिक है, इससे हाई पावर की एंटीबायोटिक हम लोग को चाहिएगी, वही बीमारी ठीक करने के लिए जो पहले हमारे शरीर में होती थी। ये इसलिए जो पुरानी दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर चुकी हैं या फिर बहुत कम काम कर रही है। तो उसी की पावर बढ़ाने के लिए यहां पर इसके अंदर एडजुवेंट डाले जा रहे हैं। ये क्या है? ये ऐसे जैसे मान लीजिए आप लोग एक जूता पहनते हैं और जूते का तलवा जो है वो घिस जाता है। तो जब तलवा घिस जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर से एक अलग से उसके अंदर तलवा चढ़वा देते हो नीचे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का तो खोल जो था उसका सही था, पर लेकिन उसकी जो पैंदी घिस गई थी जूते की, तो आप लोगों ने नई पैंदी लगा दी उसमें। तो अब एक अच्छा सपोर्ट ही मिल गया उसको, तो वो आगे काम करने लगेगा। तो एंटीबायोटिक में यहां पर जो एडजुवेंट है यहां पर ये डाले जाएंगे। तो यहां पर ये क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक की ताकत बढ़ा देंगे, और जो बैक्टीरिया को पहले एंटीबायोटिक मार नहीं पा रही थी, अब उस एंटीबायोटिक की हेल्प से यहां पर ये बैक्टीरिया जो है वो मरेगा। यानी कि ये क्या करेंगे, इसकी ताकत बढ़ा देंगे, इसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा देंगे। तो यहां पर ये काम एडजुवेंट करने वाले हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि हेल्थ के फील्ड में काफी बड़ी एक तरीके से आप लोग एक खोज बोल सकते हैं यहां पर, कि नए इंग्रेडिएंट्स जो मिलाए जा रहे हैं यहां पर आज की डेट में, तो इसकी वजह से हेल्प करेंगे कि रिवाइव की जाए जो कि पुरानी, या यहां पर एक वर्ड यूज किया गया ऑब्सोलेट, इसका मतलब होता है पुरानी चीजें हो जाना, तो उसको फिर से रिवाइव यहां पर किया जाएगा। तो इसके चलते जो भी क्रिटिकल बैक्टीरिया हैं अब उनकी सामत आने वाली है फिर से, क्योंकि फिर से अब यहां पर चिट्टी 2.0 आ गया है यहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
तो इसी के चलते यहां पर ये पूरा आर्टिकल छपा है, यानी कि आने वाले टाइम पे ये लग रहा था कि अब नई नई हम लोग को एंटीबायोटिक मार्केट में लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी वाली ने काम करना बंद कर दिया है। पर लेकिन स्टडी करके अब उन्हें ही रिजुवनेट किया जा रहा है, तो इससे फायदा ये देखने को मिलेगा कि पुरानी ही एंटीबायोटिक जो है वो प्रॉपर वे में काम कर पा रही है, अब उन्हीं को अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो फाइंडिंग क्या है यहाँ पर, तो एंटीबायोटिक एडजुएंट यहाँ पर डाले जा रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को काउंटर करेंगे, तो इससे फायदा देखने को मिलेगा और इसके चलते हम लोग चीजों को और अच्छे लेवल पर यहाँ पर सुधार पाएंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे हमको अभी क्या हुआ, कोविड-19 के चलते सबको वैक्सीनेट किया गया। इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये वैक्सीनेशन क्या था, ये वैक्सीनेशन ये एक तरीके से डीएक्टिवेटेड वायरस था जो हमारी बॉडी में डाला गया। तो हमारी बॉडी में जैसे ही वो वायरस डाला गया जो कि क्षमता बहुत कम रखता था, तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने एक दीवार खड़ी कर दी कि हाँ इसके ऊपर भाले और बाण और पत्थर गोले बरसाने, यानी कि एक हमारी बॉडी के अंदर में उस पर्टिकुलर वायरस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर, तो अब कल को थोड़ा सा ताकतवर भी वायरस आएगा, तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में है जो कि उसको मारने के लिए, बिखेरने के लिए, साइड में फेंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस पैटर्न को आप लोग, सेम पैटर्न को यहाँ पर ये जो वैक्सीन है जो हमारी बॉडी में वायरस डाला गया, अब यहां पर इसको रोक पा रही है, यहां पर ये एक तरीका रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है। सेम रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबायोटिक को लेकर यहां पर हो गया था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी यहां पर यूज किया जा रहा है जो पोर्शन यहां पर मॉलिक्यूल का, तो यहां पर ये काउंटर कर पाएगा यहां पर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही थी, और जो रेजिस्टेंस था यहां पर उसको ये टैकल कर पाएगा। अब आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये इस वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि अब आने वाले टाइम में एक प्रोडक्टिविटी आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिल सकती है, एक जो रिवाइव होती है आप लोगों को एंटीबायोटिक नजर आएंगी। कोई पूछ ले यार ये ड्रग रेजिस्टेंस छोटी सी तो बात है, हाँ दवाई खा रहे हैं उसकी वजह से बॉडी के अंदर में रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, अब वो दवाई काम नहीं कर रही है, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर, ये कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर ये। अब बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। 2050 तक का ये माना जा रहा है कि 10 मिलियन लोगों की जान चली जाएगी, यानी कि आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बोले तो यहां पर 100 लाख लोगों की जान चली जाएगी, यानी कि 1 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, ओनली इसकी वजह से। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक चीज है ये पूरा एक तरीके से मतलब करोड़ों लोगों की जान लेकर जा रही है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो आने वाले टाइम पे इतना खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहां पर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन जो कि यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हुआ था, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन यहां पर क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो इसके चलते यूएन की जो एडहोक जो यहां पर इंटेलिजेंसी जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट के द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई हैं। कोई आप लोगों से पूछ ले कि स्टेटमेंट देकर कि ये बोला गया अभी रिसेंटली यहां पर कि 10 मिलियन के करीब लोग मर जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, तो किसके द्वारा बोला गया है, तो यूएन एडहोक एंटीजेंसी, तो इंट्राजेंसी, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन ग्रुप के द्वारा यहां पर ये बातें बुलाई गई इस रिपोर्ट के हिसाब से। एडहोक का मतलब क्या होता है, एक टेम्परेरी तौर पर, ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके साथ में ये बोला गया 2030 तक का एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहां पर 24 मिलियन के करीब लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंचा देगा। मतलब क्या है, मतलब ये कि मान लीजिए मैं एक लोअर मिनिमम परिवार से आता हूं, एक काफी गरीब परिवार से आता हूं, और मुझे जो है बीमारी हो गई, और वो जो बीमारी है उस टाइम पर मुझे जो दवाई मैंने ली वो दवाई काम नहीं कर पा रही है, फिर और ज्यादा बीमारी होती जा रही है। तो इसकी वजह से डॉक्टर की इतना ज्यादा पैसा चला जा रहा है कि लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में यहां पर चले जा रहे हैं। तो ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर क्रिएट कर दे रहा है, जो कि 2050 तक 3.8% एनुअल जीडी को नुकसान पहुंचाएगा। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लोग बोलोगे राक्षसों की तरह क्यों हंस रहे हो सर, ऐसा क्या हो गया। आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हम लोग लगभग 2% मुश्किल से अपनी जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, वो भी कोविड-19 के बाद में, जो कोविड-19 के ऊपर खर्च किया गया है, अब हम यहाँ पर तब खर्च कर रहे हैं। और यहां पर बता रहा है कि जीडीपी का नुकसान ही लगभग 4% ओनली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो जाएगा। तो इसकी ग्रेविटी समझो आप लोग, इसकी ग्रेविटी क्या होगी। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आज की डेट में बोला जाए तो लगभग 7 लाख के करीब लोग जो हैं हर साल उनकी डेथ होती है ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज की वजह से, ठीक है, इंक्लूडिंग जो लोग हैं वो डाई कर रहे हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो ट्यूबरक्लोसिस भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। टीबी की बीमारी बड़ी खतरनाक है। टीबी की बीमारी को लेकर अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो भाई साहब ये उसका नाम सत्या कर देती है। तो ये सारी चीजें ड्रग रेजिस्टेंस जो बीमारी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि इंसान की लापरवाही, खान पीना, रहन सहन, उसकी जो डे बाय डे की एक्टिविटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के सारी सामने आ रही है।
आप लोग बोलोगे इतनी खतरनाक चीजें, तो सरकार कुछ कर नहीं रही है क्या? इस पे दुनिया में कुछ कर नहीं रहे हैं क्या? लोग कर रहे हैं पर लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं पर लेकिन इतना दिल जान लगाकर नहीं कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए। तो वही वाली चीजें कि हाँ पढ़ाई तो चल रही है पर लेकिन उतना हिम्मत नहीं आ रही है निकल के, तो वो हिम्मत लगानी पड़ेगी तभी सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये बात करें तो इनिशिएटिव तो कई सारे हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम है यहाँ पर एएमआर के ऊपर, एंटी जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। इसी के साथ में नेशनल एक्शन प्लान है, एएमआर जो सर्विलेंस रिसर्च जो नेटवर्क देखने को मिलेगा, रिसर्च इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है कई जगह, एंटीबायोटिक स्टोवर्डशिप जो प्रोग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम है, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है सही लेवल पर वो नहीं पता है अभी, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2015 से आप लोगों को देखने को मिलता है, और थीम भी यहां पर रखी गई थी कि स्प्रेड अवेयर स्टॉप रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप लोग कोई बीमारी झेल रहे हो और आप लोगों को कोई दवाई डॉक्टर ने दी है, उसका प्रॉपर कोर्स कर ही आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली जब किसी को बीमारी होती है या फिर अभी आप लोगों ने देखा फीवर हुआ था जब, तो उस टाइम पर पांचों दिन मैंने पूरा प्रॉपर दवाई खाई, प्रॉपर तरीके से अपना खाना पीना सही रखा, तब जाकर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आती है। आज की डेट में इम्यून सिस्टम जो है वो काफी वीक होते जा रहे हैं हमारे खाने पीने और रहने सहने की वजह से, तो इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और यूज सर्विलेंस जो सिस्टम है यहाँ पर, जिसको ग्लास बोला गया है, तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो भी गैप है यहाँ पर उसको फिल किया जा सके हर एक लेवल पर और सब मिलकर यहाँ पर काम करें। क्योंकि ये नेशनल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलने लगी है। यूपीएससी को लगा यार बीमारी खतरनाक है, ज्यादातर इंपैक्ट डालती जा रही है लोगों के ऊपर, तो हमारे आने वाले भावी जो ऑफिसर्स हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ डाला यूपीएससी ने भी, ताकि हर एक इंसान जो है वो इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। क्योंकि इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो फिर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पॉलिसी बना पाएंगे। तो इसी के चलते मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके रीजन क्या है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया कि करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है यहाँ पर, और 4 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी लगाकर इस्तेमाल करोगे तो आसानी से आंसर दे दोगे। बोला है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों के अंदर में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन जो होती है उसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, पढ़ लो पहले, उसकी बात में आराम से बात में डिस्कस करेंगे। बोला गया कि टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ द एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज। ठीक है, तो इनकरेक्ट डोज ले लिया, जितना डॉक्टर ने बोला था उसके हिसाब से नहीं ली, यानी कि दूसरी तो स्टेटमेंट अभी पढ़ाई है यहाँ पर, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट यहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी कि जानवरों को दवाइयां देना, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया उसके बारे में, यानी कि तीसरा भी सही है। अगर तीसरा सही होता है तो यहां पर ये वाला चला जाता है। मल्टी क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कुछ लोगों में अलग अलग तरीके की बीमारी होना, तो अलग अलग तरीके की बीमारी होने से कोई रिलेशन है यहाँ पर कि उसको कई बीमारी हो रखी है। ठीक है, तो कई बीमारी हो रखी है वो एक अलग चीज है, पर लेकिन रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, तो वो यहां पर ये जस्टिफाई आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट यहां पर, इससे तो आप लोग पूरा ही ये निकाल सकते हैं, यहां पर ये खत्म हो जाएंगे स्टार्टिंग में दोनों, कि जेनेटिक बोल दिया इसमें, तो जेनेटिक का तो कोई रिलेशन ही नहीं था यहां पर, तो वहां से भी आप लोग इसको कट कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और आंसर यहां पर बी हो गया, यानी कि 2 और 3 जो है वो मेन कोज है जिसकी वजह से यहां पर ये बीमारी वगैरह आप लोग को देखने को मिल रही है। पूरा ही टॉपिक अगर एक ही क्वेश्चन में कवर करना है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। इसी के बारे में बोला गया कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस जो वीक है यहाँ पर, अवेयरनेस फैलाने के लिए, सीधी सीधी बात है यार, और किस चीज के लिए होगा। ठीक है, इसी के साथ में ये पूरा इनिशिएटिव लिख दिया है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूज सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी के साथ में कंटिन्यू फिल करना है गैप, जो कि इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक ऑल द लेवल। ठीक है, बोथ यहाँ पर WA यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक, और यहाँ पर GLASS दोनों लॉन्च किए गए 2015 में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है डिटेल में। आंसर दीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, भूलना नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है सही, आंसर डी है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई काफी डिटेल में, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं दोनों को 2015 में ही लॉन्च किया गया, तो सारी बेसिक चीजें भी अगर कोई आप लोगों को लिखने के लिए पूछ ले तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलना है। तो पूरे टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि बाल की खाल निकाल लो, अब कोई पूछे भी आप लोगों से तो आप लोग उसको भी बता सको। ठीक है, एक स्लाइड और डाल रखी है यहाँ पर, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में कई सारी चीजें दे रखी है यहाँ पर। AMR क्या होता है जो आप लोग एक्सप्लेन किया ना, तो एक्स्ट्रा भी चीजें आप लोगों को स्लाइड में कई बार देखने को मिल जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर इंपैक्ट क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इतने लोगों को मार रही है, कि लाइफ इसकी जो यहाँ पर एक तरीके से लाइफ सेविंग मेडिकल जो प्रोसीजर यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलता रहता है। ठीक है,
तो इसलिए बोलता हूं कि स्लाइड जो होती है इसका जो पीडीएफ होता है वो जरूर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो, सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी वहां पर मिल जाती है। ठीक है, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो तो उसको दूर कर कर आगे बढ़ना है। ओके, चारों तरफ यही शोर, कैसे क्लीन एनर्जी को लाएं अपनी ओर, कोयले से हो गए सबके सब बोर, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि कोयले ने सबकी खस्ता हालत कर डाली, तो इसलिए सब फोकस कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाए, जिसको आप लोग अक्षय एनर्जी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और हमारे देश ने भी टारगेट रखा है इसके ऊपर कि 50% क्लीन एनर्जी लेकर आएंगे। ठीक है, और 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर टारगेट रखे हुए हैं 2030 तक का। तो ये डेडलाइन है हमारे देश के अंदर में। तो ये ऐसा एक इशू है जो कि रेगुलरली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आखिर न्यूज में क्यों आ गया, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो न्यूज में आ गया हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर हैं, जो कि पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह साहब, उनके द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि इसको जल्दी ही अचीव किया जाएगा। और आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जो है वो वादे करके आए थे यहाँ पर ग्लासगो के अंदर जब गए थे यहाँ पर, जिसमें बात की थी ना कि 2070 तक हम लोग को जीरो एमिशन करना है। तो ये भी एक मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इसमें क्या क्या सोर्सेज आते हैं। देखिए नाम से ही रिन्यूएबल लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि छिपकली की पूंछ है, काटो फिर से निकल आएगी, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी छिपकली की पूंछ जैसी है। जैसे अगर बात करूं, आप लोगों को क्या लगता है कि सूरज की रोशनी जो है अगर उसको आप लोग इस्तेमाल करना यूज करना स्टार्ट कर दे तो क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं यार, 2 किलो सूरज बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा भाई साहब, अभी नहीं यूज करते हैं। अबे जादू थोड़ी ना है, जादू की एनर्जी खत्म हो रही है तो सूरज है वो चलता रहेगा अपना। ठीक है, तो उसकी पृथ्वी के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, अब कितना भी इस्तेमाल कर लो उसको, ठीक है, ना कहीं खोदना है ना कहीं बैटरी रिचार्ज करके आप लोगों को बनाना है उसको, मतलब सूरज की किरणें आ रही हैं धरती पर, नेचुरली आ रही हैं, तो कितनी भी यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आ गया। अब मान लीजिए एक हवा निकल कर आई, वो हवा जो है उसको हम लोगों ने पंखा चलाया और टरबाइन घुमा लिया, तो ये क्या बन गया? हमारे लिए एनर्जी बन गई। अब यहाँ पर ये थोड़ा ना बोलेगा पाकिस्तान ये मेरी हवा है, इससे तुम एनर्जी मत बनाना, ठीक है, मेरी तरफ से आई हवा है ये, ठीक है। हम लोग बोलेंगे भाई साहब हमारी तो पता नहीं, हमारी तरफ से हवा पानी पता नहीं क्या क्या लेते हो तुम, ठीक है। तो ये चीजें होगी। ऐसे ही पानी हो गया, ठीक है, तो पानी यूज किया जाता है, ठीक है, जियोथर्मल जो कि जमीन के अंदर से एनर्जी निकलती है, और बायोमास। तो यानी कि ये सारी जो एनर्जी होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर इनसे एनर्जी क्रिएट करोगे तो ये खत्म नहीं होंगे, ये अपने आप फिर से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जैसे हमारे देश में अगर कोई पूछने लगे कि हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कितना इसका इंजॉयमेंट हमारा चल रहा है अभी, तो विंड जो है वो लगभग 40 गीगावाट है, सोलर जो है 50 गीगावाट, बायोस्फीयर जो है वो लगभग 10, स्मॉल हाइड्रल पावर लगभग 4 के करीब है, और लार्ज हाइड्रो पावर लगभग 46 के करीब है। तो टोटल मिलाकर 150 के करीब कैपेसिटी हम लोगों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बना रखी है। तो ये काफी अच्छा है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी तो एक ऐसी चीज है कि इसका जितना इस्तेमाल करो उतना कम है, ऊपर से कोई पोल्यूशन भी नहीं है। वो अलग चीज़ है कि पोल्यूशन जो होगा वो सोलर प्लेट वगैरह उनको इस्तेमाल नहीं करना, तोड़ फोड़ के फेंक दिया, तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट हो सकता है। पर लेकिन वैसे जैसे हम लोग नहीं ईंधन जलाते हैं, लकड़ी जला दी, उसमें से दुनिया भर का धुआं निकल रहा है, ठीक है, कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी कुछ अप्रूवल भी दिया गया अलग अलग एरिया में, जिसमें यहाँ पर आने वाले टाइम में और काम होगा। यहाँ पर सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं अलग अलग कई सारे एरिया में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है लगभग 30 गीगावाट सोलर पार्क, ठीक है, ये अभी गुजरात के अंदर इंस्टॉल किया गया। तो हमारी कंट्री में कई सारे बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इससे वो बातें होती है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एनर्जी की एनर्जी बन गई ना, तो किसी से खरीद के लेकर आनी पड़ी कि हाँ भाई कच्चा तेल है यार, खरीद के लेकर आएंगे, रसिया से खरीद के लेकर आएंगे, हम किसी और कंट्री से खरीदने के। सूरज देवता ये कहते हैं कि भाई साहब लो अपना एंजॉय करो, किसी से बातें नहीं करनी है, अपने घर की छत पर लगाओ और एंजॉय करो। इवन सरकार से बातें नहीं करनी, अपना खुद का लगा लो आप लोगों को सोलर पैनल जाकर, और अपनी बिजली बनाओ, बिजली का बिल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस एक बार मुझे खरीद कर लेकर आ जाओ सोलर पैनल को, यानी कि फिर एंजॉय करो अपनी लाइफ में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से उन एरिया में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं जिन एरिया में हम लोग बिजली के खंभे नहीं लगा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है वहां पर कि सोलर पैनल ले जाके रख दो, धूप आएगी, धूप आएगी, वैसे ही अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना बढ़िया तरीका। फिर भी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यानी कि फिर भी कोई ना कोई चैलेंज होगा इसके अंदर। तो हाँ बिल्कुल चैलेंज है। तो कटप्पा कौन है यहाँ पर? कटप्पा है यहाँ पर कि हमारी कंट्री के अंदर में जो कैपेसिटी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वो काफी कम है। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 15 गीगावाट पर ईयर है,
ठीक है। पर लेकिन डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो 3.5 ओनली प्रोड्यूस यहां पर किया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जो फोटोवोल्टिक सेल होती हैं। रीजन क्या है? रीजन और भी कई सारे हैं। अगर सबसे बड़ी बात मैं बोलूं कि सिलिकॉन जो इसके अंदर यूज किया जाता है वो इसी के साथ में जो मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल ये नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि बाहर से हम लोग को लाना पड़ता है। 100% सिलिकॉन वेफर जो है हम बाहर से लेकर आते हैं और लगभग 80% जो है वो सेल लेकर आते हैं। तो आप लोग ये बताओ, ये तो बिल्कुल यही वाली बात होगी कि हम लोगों को घर बनाना है अपना, और भाई साहब हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं है, हमारे पास में ना ईंटें हैं, हमारे पास में ना सीमेंट है, ना लकड़ी के दरवाजे और वो सब चीजें हैं, तो कैसे घर बनेगा? सारी चीजें खरीद कर लेकर आनी पड़ेगी, तो इसलिए घर जो है महंगा लगेगा। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा, अगर घर एक जगह से तोड़े दूसरी जगह पर ले जाकर बनाए तो यार उस घर के किवाड़ यूज कर लिए, एक तरीके सिल्ली गाटर वगैरह वो सारी चीजें यूज कर ली, तो इस तरीके से चीजें चलती है। पर लेकिन अगर सारी चीजें नहीं लानी पड़ जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली को काफी दिक्कत पड़ जाती है। तो वही सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो रॉ मटेरियल जो है जैसे सिलिकॉन एल्यूमिनियम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये बाहर से लेकर आना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं 100%। तो ये सबसे बड़ा कटप्पा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसलिए हमारा बाहुबली यानी कि हमारा सोलर एनर्जी सेक्टर जो है वो ढंग से आगे नहीं चल पाता है। कटप्पा को मारने के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम किया है? जी हाँ, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे कटप्पाओं से गवर्नमेंट ही निपटती है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एक PLI स्कीम है, ये इतनी ज्यादा न्यूज में रही, इसके ऊपर कई क्वेश्चन भी बन गए। फुल फॉर्म बताओ चलो इसकी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि आप लोग जो है बच्चों को जाकर पढ़ाई जो है करवाना स्टार्ट करो, आप लोग बोलोगे सर किताबें चाहिए, मैंने कहा चलो ठीक है, इकट्ठा करके पैसे किताबें इकट्ठा करते हैं, फिर सबको जो भी पढ़ाएगा उसको किताबें दे देंगे बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम्हारा जितना खर्चा आ रहा है यहाँ पर उसमें से कुछ सपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे टैक्स मान लीजिए 18% लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा करो चलो तुम 12% दे दो, 6% की हम तुमको छूट दे देते हैं यहाँ पर। तो ये एक इंसेंटिव हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो इससे सपोर्ट मिल जाता है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, अगर डोमेस्टिकली जो चीजें मिल जा रही हैं उनका इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो वो भी एक अच्छा रहता है, तो इसके ऊपर ही फोकस किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो अगर बात करें इम्पोजिशन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर जो फोटोवोल्टिक होती है, ठीक है, ठीक है, सेल। तो इससे क्या रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है, ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ताकि अगर अपने ही देश में हम लोग मैन्युफैक्चर करने लगे, बाहर से खरीद के न लेके आए, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उनको क्या करते हैं, एक ने डिसइंसेंटिव किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से तुमको कह रहा है कि बाहर से क्यों ला रहे हो, अपने ही देश में खरीदो तुम और अपने देश में बनाओ, ठीक है। तो वाली चीजें मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिए जाते हैं कई बार उन्हें। कई बार मम्मी पापा आप लोगों को, आप लोग बोलते हो कि हाँ ठीक है ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है तुमको आज ना पार्टी देते, बाहर घुमा के लेकर आते हैं, ठीक है। हालांकि सबके जो है इतने खुशनसीबी नहीं होती सबके घरों में कई बार थप्पड़ लगते हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक इंसेंटिव दे देना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर में कई बार, ठीक है, 25% इन नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 20% इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कई बार सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी मतलब सपोर्ट काइंड ऑफ चीजें, तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। यानी कि गवर्नमेंट हर जगह आती है, निकल कर आती है ताकि एक माहौल बने। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो एनर्जी के ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अपने ही देश में हम लोग अपनी चीजें मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो इसी के चलते हम लोग इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर पा रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जब हम लोग पैसा देंगे, किसी को सैलरी देंगे, तो अपने ही देश के लोगों को सैलरी देंगे, उनसे फिर वो कुछ सामान खरीदेंगे, अपने ही देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होगी, तो अपनी ही इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये होता है आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर अपने ही देश में अपने ही हिसाब से अपने ही आप काम कर रहे हैं हम लोग। ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए तो खासकर एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ये एक तरीका ऐसा इंडेक्स होता है जो कि यहाँ पर गाइड करता है कि देश में पॉलिसी बनाने वाले लोग किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, और कैसे एनुअली हर एक कंट्री में किस किस लेवल पर कौन कौन सी एनर्जी कितनी एडिशन उसके अंदर हो रहा है, और काम कौन करता है इसको तैयार करने में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसको तैयार करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि हाँ ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते एक तरीका जो डिसीजन मेकर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इंडेक्स का पता चलता है कौन कौन कैसे कर रहा है। उन्हें कहते हैं दूसरों की गलतियां सीख कर फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी या फिर इंस्टीट्यूशनल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, हर एक लेवल पर फिर चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, और कैसे कैसे एनर्जी को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बारे में बात करें इंडेक्स में, अगर एशिया के अंदर में, तो मलेशिया आप लोगों को देखने को मिलता है, थाईलैंड, वियतनाम, तो यहाँ पर आप लोगों को ये टॉप कंट्री देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 87 है,
ठीक है, ये आप लोग याद रखते हैं। और वैसे टॉप पर तो ये देश रहते हैं अपना, जो अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं। पहले पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो ये यहाँ पर आप लोगों का लाइफ स्टाइल जो है ना वो बड़ा ही शानदार नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात कर लें, हेल्थ के बारे में बात कर लें, यहाँ पर एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात कर लें, इनका एक लाइफ स्टाइल बड़ा ही स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए इन कंट्रीज को हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। हमारे देश में भी टारगेट रखा गया ना कि 2047 तक हम लोग अपने देश को डेवलप बनाएंगे, तो वो यहाँ पर ये ऑलरेडी उस कैटेगरी में हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इंडिया से जो लोग हैं वो छोड़ छोड़कर क्या करते हैं कि हाँ यार हम लोग यूएस से जाएंगे, यूरोप जाकर रहेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि जो यूएसए के लोग छोड़ छोड़कर यूरोप में जाने लगे। और ये सारी कंट्री कहाँ पर है, ये आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यूरोप ज्यादा बेटर लाइफ स्टाइल लीड करता है एज कंपेयर टू दुनिया में। अगर कहीं भी आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा शानदार तरीके से जिंदगी लोग जीते हुए नजर आएंगे। इसीलिए लोग ललचाते हैं कि यार कम से कम यहां पर जाके रहने का मौका मिले तो हम लोग रहें। हमारे देश के दुनिया भर के लोग अभी देश छोड़कर गए, आप लोगों ने देखा होगा, तो अलग अलग देश में जाकर लोग बस रहे हैं। ये भी आप लोग यहां से समझ सकते हैं। ये तो इसके ऊपर पूरी राम कथा हो गई जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाई कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ से कैसे हम लोग इसको निकाल कर लेकर आ पा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2017 में, और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू, तो किसके रेफरेंस में यहाँ पर ये पूछा गया। तो अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर कि सोलर पैनल को डेवलप करने के लिए यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई। तो यहाँ पर क्या दे रखा, टीवी, फूड प्रोडक्ट, ये ऐसी चीजें दे रखी हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग तुरंत उसका आंसर दोगे कि भाई साहब ये है आंसर, फालतू में हमको ना फुद्दू मत बनाओ। ठीक है, तो आप लोग जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर आप लोग फोकस देते हैं ना, तो फिर इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कभी भी चीजें रटनी नहीं है यार, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का एक बार हो जाएगा तो फिर आप लोग किसी को पढ़ा भी सकते हो, उस लेवल पर आप लोग काम करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से सोलर पैनल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, और इसके चलते यहाँ पर काम ये किया गया कि अपने ही देश में हम लोग अपनी ही चीज़ों को जो है उसको ढंग से लेकर चल सकें। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था 2010 में, वो वहाँ पर फोकस किया गया था इसके अंदर में। और भी कई जगह जैसे नेशनल सोलर मिशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी। तो कई जगह ये इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है हमारे ही देश के अंदर आप लोग देखते हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, मतलब सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने डोमेस्टिक लेवल पर चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और हमारी कंट्री में भी जो मिशन है उसके ऊपर हम लोग काम करें, तो हमारी कंट्री के अंदर भी इसमें अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अपने ही घर में उगाओ और अपने ही घर में खाओ और जिंदगी को मजे करो। ठीक है, ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो 30 गीगावाट का सोलर एनर्जी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो इंस्टॉल करने की बात की गई यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है, चाइना के द्वारा, यूएसए के द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया था वो, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारे ही देश में आप लोगों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर बताइए जिला कहाँ पर है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर ये इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, कल को क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट तो आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी रखनी है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर, फीडबैक देकर जाया करो, जो भी आप लोगों को लगता है सही या फिर गलत तो उसको आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो। ओके, एक आर्टिकल ये मैंने आप लोगों का स्टार्टिंग में कवर कर लिया था। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे आप लोग उसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। और ये अभी एक इनिशिएटिव है जो कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा भी जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए। कई सी चीज़ें ना जो टॉपिक होते हैं यहाँ से वो आप लोग इवन आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आप लोग कनेक्शन बनाना नहीं जानोगे ना टॉपिक के बीच में, तब तक मजा नहीं आएगा। और कनेक्शन कब बनेगा, जब आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझोगे। जब तक आप लोग समझोगे नहीं, बस हाँ ठीक है टाइम पास के लिए बस सुन लिया, काम हो गया, उसके बाद में इधर उधर होगी चीज़ें, वो नहीं मजा है। मजा तब है जब आप लोग टॉपिक की नींव को समझना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सिटीजन परसेप्शन सर्वे। परसेप्शन मतलब आप लोग किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं।
तो आप लोग किसी सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पर रोड कैसी है, वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पर अगर आप लोग मार्केट के बारे में बात करो मार्केट की फैसिलिटी कैसी है, सिक्योरिटी वहाँ पर कैसी है, अगर कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर क्या उसका रिजोल्यूशन जो है वो जल्दी हो पाता है, ये सारी चीज़ें, क्या पेडेस्ट्रियन जब चलते हैं सड़कों के बराबर में जो पैदल यात्री होते हैं क्या उनके लिए जगह या फिर रास्ते बना रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा सिटीजन परसेप्शन सर्वे जब निकाला गया तो ये निकाला गया, इसमें जो पार्ट फोकस किया गया ईज ऑफ लिविंग के ऊपर भी, यानी कि जब आप लोग रह रहे हो किसी सिटी के अंदर कितना कंफर्टेबल आप लोग फील कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर आप लोग मान लीजिए एक सिटी रहते हैं जिसका नाम है ए, उस सिटी में से निकलकर आप लोग जाते हैं दूसरी सिटी में जिसका नाम है मान लीजिए एम, ठीक है। तो यहां से जब आप लोग निकलकर जा रहे हैं ए सिटी में से एम सिटी में, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इस सिटी में अगर आप लोग पर्सनली रह रहे हैं और इस सिटी में जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपने शहर अपने गांव जैसा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने कई साल गुजारे हैं, किस गली के किस नुक्कड़ के किस चौराहे पर क्या है सब जानते हैं हम लोग, इसीलिए दूसरी जगह जाकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। पर सोचो कोई ऐसी सिटी हो कि अपनी सिटी में से निकलकर दूसरी में जाकर मजा आने लगे, तो इसका मतलब वहां पर रियलिटी में चीजें ठीक है, कहीं ना कहीं एक अप टू द मार्क है वहां पर। तो ईज ऑफ लिविंग इंसान को फील होता है कि वहां पर रहना जो है वो एक तरीके से सुगम है, रहा जा सकता है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस तरीके का जो सर्वे है ये पहली बार कंडक्ट कराया गया 2020 में। अभी यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, इसके बारे में याद रखिएगा। 30% मार्क्स जो इसके अंदर दिए गए हैं वो ईज ऑफ लिविंग के दिए गए हैं, यानी कि इंसान रहे तो लाइफ को एंजॉय कर सके। तो जो भी सिटीजन है उनका ओपिनियन जाना जाता है कि उनको सर्विस कैसी मिल रही है, कैसी गवर्नेंस है, यहाँ पर घर पे बिजली नहीं आ रही है, मोहल्ले में तार टूटा पड़ा है, ट्रांसफार्मर फूक गया, भाई साहब कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं है ट्रांसफार्मर, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो कि एक थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग उसी तरीका थिंक टैंक, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर इस चीज को लेकर चल रही है कि कैसे यहाँ पर सिटीजन का परसेप्शन पूछा जाए तो पता चले। जैसे मैंने बोलता हूँ आप लोग अपना फीडबैक दिया करो, ये एक तरीका परसेप्शन है कि इस लेक्चर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि लेक्चर कैसा है। और हर दिन क्यों बोलता हूँ, हर दिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर दिन एक नया लेक्चर होता है, हर दिन एक नया टॉपिक होता है, हर दिन एक नई बातें होती हैं। तो अगर मैं डेली ना बोलूँ इसमें तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर फीडबैक नहीं दिया तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए कहता हूँ कि हर दिन जब आप लोग लेक्चर देखने आते हैं तो ये ओनली 5-7 मिनट 5-7 सेकंड होती हैं, फीडबैक दे सकते हैं, लाइक कर दे सकते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पसंद आई, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पसंद नहीं आई, यही सारी चीज़ें जो हैं ये इस पर्टिकुलर सर्वे में पूछी जाती हैं, ठीक है, सिटी के बारे में। तो ये याद रखिए कौन सी मिनिस्ट्री का है, कब लॉन्च किया गया, कौन कौन मिलकर यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश का माल लेकर भाग गया दूसरे देश में, अब उसको पढ़ के वापस लाओ। ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी तो नहीं मतलब बोलने में क्या ही बोलो, बस एक है नीरव मोदी टाइप के, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी का भी नाम जो है इसने खराब कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कहाँ से निकले और वो आज देश के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, ठीक है। और एक ये इंसान है जो एक तरीके से देश का पैसा चोरी कर भाग रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अब हमारी कंट्री की जो पकड़ है वो यहाँ पर बन चुकी है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक पर्टिकुलर होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे देश से कोई पैसा चुराकर कहीं और भाग गया किसी देश में, तो उस देश के साथ में अगर हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो हम लोग उस देश में से अपने अपराधी को आसानी से वापस लेकर आ सकते हैं। तो इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की गई थी 1992 में। अब उसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जो यूके हाई कमिश्नर है उनके द्वारा अलाउ कर दिया है नीरव मोदी को इंडिया में भेजने के लिए, जो बे इंतहा पैसा लेकर भागा था। इतना पैसा लेकर भागा था ये इंसान कि कई सारी कंट्री जो है इतना लोन लेती हैं दूसरी कंट्री से, उनका तब काम चल जाता है। तो कई सारे बैंकों को लूट कर भागे हीरे का व्यापारी। तो यहाँ पर अभी इसको वापस लाया जा रहा है और एक्स्ट्राडिशन जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई थी कि इस इंसान को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। तो अब यहाँ पर ये वापस लेकर आया जा रहा है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में जब याद रखेगा तो यहाँ पर बेसिकली सारा काम जो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखती है, क्योंकि दूसरे देश के बारे में बात की जा रही है। और हमारी कंट्री में ये प्रॉपर फॉलो किससे किया जाता है, तो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का, 1962 का, उसके हिसाब से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। हिंदी में इसको प्रत्यार्पण अधिनियम बोलते हैं, जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है प्रत्यार्पण, ठीक है। इसके बारे में वैसे हिंदी में भी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, तो टेंशन मत लिया करो। आप लोग पीपीटी जब डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो माइंड में कंफ्यूजन न रखते हुए चीजों को अच्छे से एंजॉय करते रहो, सारी चीजें माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
बात की जा रही है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में, यानी कि हम लोग अपने देश पर निर्भर रहेंगे। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है SRI फंड, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये एक फंड है यहाँ पर, यानी कि आप लोग जैसे घर से पैसे आते हैं तो घर का पैसा जो है उड़ा दिया पहले दिन ही आकर, मतलब स्टार्टिंग के 5 दिन में घर का पैसा उड़ा दिया, अब उधारी पे जिंदगी जी रहे हैं, वो सेल्फ रिलायंट नहीं होती है। सेल्फ रिलायंट होती है कि घर के पैसे आए आप लोगों के पास में, उसमें से एंड तक का कम से कम आप लोगों ने 200-400 रुपये बचा लिए और अगले महीने के लिए उनको रख लिया, आगे यूज होंगे इमरजेंसी में। ये कहते हैं सेल्फ रिलायंट, यानी कि अपने ऊपर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, ना कि उधारी की जिंदगी जीना। तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है उधारी की जिंदगी जीना। अभी यहाँ पर सेल्फ जो रिलायंट फंड है यहाँ पर इसके द्वारा कमिट किया गया कि 5,000 करोड़ रुपए फंड दिए जाएंगे, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए पैसे दिए जाएंगे जो हमारी कंट्री में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जिसको हम लोग MSME बोलते हैं। ये वो सेक्टर हैं जो कि कोविड-19 के टाइम पर काफी हद तक बर्बाद हो गए थे, अब इनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो फंड है, जब यहाँ पर हम लोग बिजनेस में बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, बिजनेस के बारे में जब भी बात होगी वहां पर आप लोगों के साथ में आएगी सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग सेबी बोलते हैं, वो यहाँ पर काम करती है। वो उसके अंदर ये फंड रजिस्टर है, यानी क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड किसके अंदर रजिस्टर है, तो सेबी के अंदर रजिस्टर है यहाँ पर, जो कि कैपिटल यानी कि धन प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। ये जो अनाउंस किया गया NSIC, ये 2 पर्टिकुलर वेंचर हैं, NSIC वेंचर कैपिटल फंड और SBI, ये क्या है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल वेंचर फंड। तो इसके थ्रू यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसमें 2 फंड के बारे में बात की जा रही है, एक है मदर फंड और एक है ड्यूटर फंड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में याद रखिएगा। मदर फंड तो एक तरीके से ऐसा फंड है जो कि पहले फंड कैसे हैं, ये दोनों के दोनों फंड जो है मदर फंड ड्यूटर फंड जो है ये रजिस्टर हैं एज ए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर विद सेबी, यानी कि सेबी के तौर पर अंदर रजिस्टर है। मदर फंड जो है वो फंड प्रोवाइड कराता है ओनली टू द ड्यूटर फंड, यानी कि एक तरीके से ऊपर बैंक हो गया, नीचे वाले बैंक को पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि एक ग्रोथ, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सके एज ए ग्रोथ कैपिटल, ताकि इन्वेस्टमेंट किया जा सके इस पर्टिकुलर सिस्टम यानी कि MSME के अंदर में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बाय द ड्यूटर फंड, यानी कि एक माँ जो है अपनी बेटी को पैसा दे रही है, जाकर इन्वेस्टमेंट कर ले, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दोनों फंड जो है यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं यहाँ पर एक तरीके से चीजों को इंप्रूव करने के लिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, छोटी सी हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि साउथ की है, ये यहाँ पर अभी लॉन्च की गई, जो कि यहाँ पर बेसिकली किसको, बेंगलुरु को कनेक्ट कर रही है, मैसूर चेन्नई से वाया बेंगलुरु, यानी कि मैसूर से चेन्नई पहुंच रही है वाया बेंगलुरु, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भारत गौरव, ये काशी दर्शन के बारे में बात की जा रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है तो ये काशी है, वाराणसी, ठीक है। मैंने कहते हैं वो सनी देओल के मुंह में, मेरा काशी अकेला काफी है मेरी अर्थी उठाने के लिए, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, तो एक तरीके से उसी के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, अब PM जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनके द्वारा ट्रेन जो है वो बेंगलुरु से यहाँ पर वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज कनेक्ट करने के लिए सारी ऐसी ट्रेन क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि ताकि जो सिटीजन है वो इनके साथ में कनेक्ट हो सकें और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें, एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो टर्मिनल 2 जो है उसका इनोग्रेट किया गया, तो याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 108 फीट की जो ऊंची ये यहाँ पर स्टैचू थी, ब्रोंज की बनी हुई, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था बेंगलुरु में, यहाँ पर ये इसके फाउंडर भी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं कई सारे भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के अंदर लॉन्च किए गए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, हल्का सा आइडिया आप लोग उनके बारे में रखा कीजिए, जरूर पता होना चाहिए कि आसपास एरिया में चल क्या रहा है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन से 11 जो नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, थीम क्या थी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एजुकेशन के बारे में कुछ याद रखने के लिए जरूर पता होना चाहिए आप लोग, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लिखने के लिए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। झारखंड के अंदर पास कर दिया गया रिजर्वेशन को 77% बढ़ाने के लिए बिल, तो ये काफी बड़ी चीज हो रही है। अगर आप लोग देखोगे, जब देश के निर्माता थे उन्होंने रिजर्वेशन को ये बोला था कि ये बस कुछ टाइम तक, यानी लगभग 10-12 साल तक ये चीजें रहनी चाहिए, उसके बाद में नहीं रहनी चाहिए। पर आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक केस था जिसने बोला कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अब हम लोग 77% की बात कर रहे हैं। ये केस कौन सा था, ये आप लोग बताइए। चलिए, इंदिरा साहनी का केस था, ईयर बता दो, ईयर कौन सा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर रिहा कर रहे हैं राजीव गांधी जी के जो असैसिनेशन हुआ था 1991 में, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको, तो उसकी वजह से न्यूज़ में है, क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हल्का सा कम से कम पता होना चाहिए। फिर कहीं डिबेट डिस्कशन अगर इसके बारे में होने लगे तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर सिद्धांत सूर्यवंशी। तो सिद्धांत सूर्यवंशी जो है ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ओनली 46 की एज में ही हमारे बीच में अभी नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कुसुम और कसौटी जिंदगी की ये जो सीरियल आया करते थे, आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, इनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप लोगों ने देखे हो तो बताना क्या हुआ करता था इनके अंदर में। तो इसके ये बेसिकली रिलेटेड एक्टर थे, ठीक है। भाभी जी घर पे है उसमें देने तो वो एक बंदा था जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो भी काफ़ी एक हेल्दी था। तो ये कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सारी चीज़ें धरी रह जाएंगी 1 मिनट में जब निकलोगे यहाँ से। इसलिए कहता हूँ मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज जरूर किया करो। एक्सरसाइज आप लोगों की जिंदगी का पार्ट जरूर होना चाहिए। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर R.K. सिंह जो है उनके द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल एक तरीके की वेबसाइट है, तो उसको लॉन्च किया। तो मिनिस्टर का नाम याद रखेगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट, ये कहां पर हुई रिसेंटली अभी, तो ये वाराणसी में देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, किसके द्वारा ये चीजें की जा रही है ये पूछे जा सकते हैं। 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है इंडिया और यूएसए की, जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप की है, ये दिल्ली में देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 9th नंबर की है, स्टेटमेंट दे देंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के द्वारा इंडिया को रिमूव कर दिया गया करेंसी मॉनिटरिंग जो लिस्ट है, उसमें डालकर ये लोगों को मॉनिटर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया यही चला रहे हैं, कई बार तो मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। चलिए उसमें से निकाल दिया गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है ये 3.1 हो गया सितंबर का। ये अगर एसएलवी पीडीएफ पर आप लोग जाएंगे, एसएलवी पीडीएफ पर जाकर ऊपर कोर सेक्टर लिख देना, तो यहाँ पर सारी चीजें खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं, नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाता है। तो ये टेलीग्राम जो ग्रुप है ना, ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। डेली आर्टिकल यहाँ पर शेयर करता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को पढ़ सको, समझ सको। एक आर्टिकल एटलीस्ट डेली पढ़ा करो। ये करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तब पता चलेगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। हो सकता है कि आज कोई आर्टिकल कवर नहीं किया, वो 1-2 दिन बाद में हो जाएगा, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटेगी कुछ नहीं। और करंट अफेयर छूट कैसे सकता है? करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जो आप लोगों का हर दूसरे तीसरे महीने रिपीट होता रहता है। आज न्यूज़ में आ गया नीरव मोदी, आज से न्यूज़ में है क्या? पिछले कब से न्यूज़ में है? पिछले 4-5 सालों से क्या ज़्यादा सी न्यूज़ में है, जब से हरकतें करके भागा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो करंट अफेयर कभी भी ये छूटता नहीं है, ये रिपीट होता रहता है। तो इसलिए कोई भी एक सोर्स पकड़ के बैठ जाओ और ट्रस्ट करो, उसके ऊपर रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये बताया था मैंने, रसिया जो है वो अभी ट्रूप्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, जो इसका खैरसान वाला रीज़न है, तो ये न्यूज़ में था। मालदीव के अंदर एक काफ़ी दुखद घटना है रियलिटी में। 7 इंडियन, जो 10 लोगों की जान गई, उसमें 7 लोगों की भी जान गई। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। माले, तो माले जो है ये मालदीव के अंदर में है। तो एक हल्का सा क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, और इनकी आत्मा को शांति मिले यार। आदमी कहीं जाते हैं दूसरे देशों में और कोई कंडीशन हो जाती है, बड़ी मतलब अजीब सी चीज़ लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, तो अभी आप लोग आंसर भी दे पाओगे, पर लेकिन ये इनको 2-4 दिन बाद जब आप लोग एक तरीके से पढ़ोगे तो तब समझ में आता है कि कितने आंसर दे पाते हो। बोला जा रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस एंड सिटीजन एक्सपीरियंस सर्वे 2022। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम। सही बताइएगा, इसका तो आंसर भी नहीं दूंगा, अभी पढ़ा है, ठीक है। बताइए चलिए। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज जो समिट है यहाँ पर, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई? वाराणसी, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली? बताइए, देखता हूँ, ये भी अभी पढ़ा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें 5 ईयर प्लान बनाया जा रहा है, ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी 2 दिन पहले पढ़ाया था अभी। नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या फिर वर्ल्ड, जो यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर क्या है ये बताइए, ये भी मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी टाइप की लेजर जो है वो यूज़ की जाती है लेजर प्रिंटर के अंदर में। तो साइंस एंड टेक के अंदर बेसिक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो डाई लेजर, गैस लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, या फिर यहाँ पर ये है यहाँ पर एक्समायर लेवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्समायर, ठीक है। तो ये लेजर है यहाँ पर, तो कौन सी सही है ये आप लोगों को बताना है। सी सेट का एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इसका आंसर दो। आंसर भी आप लोगों के सामने है, फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तब तक यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए और कहाँ पर ये पता होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर रिवर हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नेप्रो रिवर आप लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिलेगी। यूरोप के अंदर में यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो है ये आप लोगों को नजर आएगी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर इसके साथ में जो हिली एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर वल्दई हिल, ठीक है। तो रसिया, इसी के साथ में बेलारूस, यूक्रेन के साथ में कनेक्टेड ये रिवर है। लगभग 2201 किलोमीटर लंबी रिवर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में।
बाकी क्वेश्चन के आंसर तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत है। चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो याद रखिएगा। नेक्स्ट में पीएम गति, जो यहाँ पर वाटरवेज के बारे में बात की जा रही है, तो ये वाराणसी है। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये पर्टिकुलर जो कैसे ग्लोबल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, क्या क्या वेदर वगैरह वो सब चीज़ों के बारे में एक वार्निंग देनी है यहाँ पर, अर्ली वार्निंग, तो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन सेंस से भी आप लोग लगा सकते हैं। और ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर सी होगा, सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा 162 लाख, तो ये इसको आप लोग अटेम्प्ट करना अच्छे से, इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और ये हो गया आप लोग का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। 5 नए शब्द हैं वोकैबुलरी के जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पहला है इन्वेसिव यानी कि आक्रामक, थोड़ा सा टाइम कम है तो बता देता हूं फटाफट। दूसरा है यहां पर विसिएट, भ्रष्ट करना आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। प्लानरी यानी कि परिपूर्ण बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट बोल सकते हैं। ये सारे शब्द के ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म कीजिएगा, अभी लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओगे। एक्सियोमेटिक होता है एक तरीके से सिद्ध यानी कि अनक्वेश्चनेबल, जिसके ऊपर क्वेश्चन लगाया जा सके। कनाइवेट यानी कि उपेक्षा करना, ठीक है। तो ये कई सारे शब्द हैं, इनमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी है, पार्टिसिपेट करिएगा अच्छे से। और एसएलवी कमांडो बन सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देके। मैंने आप लोगों से बात की थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो काफी अच्छे से इनके द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिया था इनका आंसर। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लेक्चर लगता है, अच्छा है बुरा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, इसी तरीके से आप लोग अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। खुश रहना सीखो यार, एक दिन जिंदगी में ना तो बनती है ना एक दिन में जिंदगी बिगड़ती है। पैटर्न को पकड़ो, डिसिप्लिन में रहो और फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, अच्छे से एंजॉय करते रहिए और ध्यान रखते रहिए। और कोई भी वीडियो लगती है जो मुझे दूसरों के साथ में शेयर करनी चाहिए, तो वो जरूर आप लोग यहाँ पर मुझे जीमेल पर भेज सकते हो, studyglorveer@gmail.com। ओके।